जजमेंट हायर कोर्ट का लोअर कोर्ट के लिए लॉ बन जाता है, और सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है जो मेरे पक्ष में उसमें पक्का लॉ, नेशनल कमीशन का छोटे छोटे के लिए एकदम लॉ रहता है। इसलिए केस लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड कोर्ट्स आर वेरी लिबरल, पर्टिकुलरली हायर नेशनल एंड सुप्रीम कोर्ट इज वेरी लिबरल फॉर डॉक्टर्स। सब जगह से नहीं, अगर डॉक्टर को अवार्ड हुआ तो नेशनल एंड सुप्रीम कोर्ट जाते जाते वो खत्म हो जाता है, डिसमिस हो जाता है। और वन थिंग, केस तो डिसमिस उसका लॉ भी बन गया, और भले टाइम जो भी लगता है। एम्बिट ऑफ कंज्यूमर फोरम, इसमें एक बहुत बड़ा जजमेंट है जो अभी भी एप्लीकेबल है। नया लॉ आया तो किसी ने PIL किया कि अब वो हम लोगों पर नहीं लागू होता है, लेकिन लेटेस्ट जजमेंट है 29/4/22 का। The apex court reaffirmed its previous verdict that health services would fall under the ambit of CPA. All medical services availed on payment would fall under the ambit of CPA. इसको जरा गौर करें। Even patients treated free of cost in a paying hospital will get benefit of this act. मतलब जैसे आपका DMCH है, फ्री ट्रीटमेंट होता है, पेइंग वार्ड है, तो यहाँ का सब पेशेंट को वो राइट प्राप्त है। Only exemption will be for charity hospitals where all services are provided free to all the patients. बस वही बात। बहुत लोग देखता हूँ मैं केस में कि लिख के देते हैं, मैं फ्री पेशेंट को देखा था, तो आप 10 पेशेंट फ्री पे लिए, एक को व्यक्ति की उसका कोई वैल्यू नहीं। वेल फ्रेंड्स, क्रिमिनल लायबिलिटी, हाँ होता है ना, कोई पेशेंट मर गया तो तुरंत जाके FIR करता, मारपीट तो करवे किया, उधर जाके थाना में FIR करता कि मर्डर कर दिया। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2 केस में बहुत बढ़िया हम लोगों के फेवर में, डॉक्टर shall not be arrested unless the element of gross negligence clearly established by credible opinion of another expert. The police is warned to face legal action if they harass or arrest the doctor. दो जज। तो इसलिए बहुत बार होता है थाना में केस लॉज हुआ और थाना वाला कुछ लेने पाने की आशा में, हम बहुत क्लियरली बोल रहे हैं, तुरंत डॉक्टर साहब आपको देखो वारंट ऑफ अरेस्ट, कुछ प्रयास करता है, लेकिन उसको रिफर करना है टू सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। सुपरिंटेंडेंट विल रिफर टू CS विल कंस्टिट्यूट वन एक्सपर्ट कमिटी। एक्सपर्ट कमिटी ने जब कह दिया हाँ देयर इज ग्रॉस नेग्लिजेंस, तब वो केस। तो इसलिए पुलिस डराए कि उसको ये जरूर दिखाइए हिम्मत है तो अरेस्ट करके रखो। लिटिगेशन प्रोसीजर थोड़ा सा जाए। सबसे पहले एडवोकेट्स नोटिस आता है कि आपने हमारे फलाने क्लाइंट को ऑपरेशन या जो भी किया हो, ट्रीटमेंट किया, और उसको ये नुकसान हुआ, वो नुकसान हुआ, आपको इतना लाख दीजिए नहीं तो हम केस करेंगे। तब उस पर जवाब दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, बहुत मैटर नहीं देने से होता है। कोर्ट में कहता है बड़े नेग्लिजेंट है, हमारे नोटिस का भी जवाब देंगे, इसलिए दे देते हैं। एकदम पैनिक होने की जरूरत नहीं, बल्कि अपना रिकॉर्ड देखिए। अब हम ओपनली तो नहीं बोल सकते हैं कि ठीक कीजिए उसको, देखिए। इसलिए जब भी पेशेंट को छुट्टी देते हैं आप, तो उसी समय रिकॉर्ड पूरा चेक करके तब जमा कीजिए। फॉर हाउ लॉन्ग रिकॉर्ड एकदम रूल में कि 3 इयर्स तक आपको उसको बढ़िया से रिजर्व करना है। प्लस अगर लाइफ एंड डेथ से संबंधित है तो लाइफ बेहतर है कि लाइफ रिकॉर्डिंग बड़ी। अच्छा, एंड अगर रिकॉर्ड अपने सब कोई यहाँ लिए हुए है एपेक्स का या किसी और का, तो उसको तुरंत खबर कीजिए कि आ गया है, कॉपी के साथ संभालिए। और डोंट ओपन योर कार्ड्स, उस समय कुछ नहीं, बस एकदम वेग रिप्लाई दीजिए कि हमको याद नहीं पड़ रहा, आपके इसका डिटेल भेजिए, तब हम कुछ सोचते हैं। बहुत वेग रिप्लाई दीजिए। कंज्यूमर कोर्ट नोटिस बाद में, इसके बाद का पेज है कंज्यूमर कोर्ट नोटिस आएगा, उसमें उस कंप्लेंट की कॉपी रहेगी, 15 दिन टाइम मिलेगा। तो आपको भी टाइम लेना है, पहले तो आपकी घबराहट होगी, मानी ही बात है, तो टाइम लेने के लिए पहला दिन वकालत जमा दीजिए। लेकिन एक चीज मैं बराबर, अगर स्टेट फोरम में आपका का है, डिस्ट्रिक्ट को हम उतना जोड़ी नहीं, लेकिन स्टेट फोरम में एक पर्सनल एविडेंस अपने वकील साहब को बोलिए कि जरा इंट्रोड्यूस
थोड़ा सा ईगो रहता है जुडिशियरी का, वो कम रहता है, भले उसके बाद देन वकालतनामा अपना मन माफी देख लीजिए और फिर अप्लाई कीजिए। ऐसा कोई लक्ष्मण रेखा नहीं कि उसी दिन आपको कर ही देना है। नहीं भी आप देगा तो कोर्ट 2 दिन 2 हफ्ता 3 हफ्ता टाइम देगा, 3 बार तो जरूर देता है। चलिए, तो विविल्डर्ड होने की जरूरत नहीं है, हम तो बराबर करते हैं। मैंने तो पेश की थी खिदमत इलाज से दूर करने उनकी परेशानी, क्या पता हुई कि उन्होंने कटघरे में खड़ा करने की। So, sir, what is the defense? Defense क्या है? Defense is only and only documents which can be so established by production of authentic evidence that to the satisfaction of the learner. कोर्ट भी देखता है कि मैनिपुलेटेड है कि क्या है, एकदम बोल रहे हैं, बिल्कुल देखता है, क्योंकि आपका दुश्मन वकील बराबर प्रूव करने का कोशिश करेगा कि ये मैनिपुलेटेड है। The best evidence is all documents related to treatment. Always keep your court strong to retaliate in such attack. Court strong, क्योंकि देखिए हार्डली 5 to 7% केसेज हमने जितना 3000 केसेज एनालाइज किया, हार्डली 5 to 7% केसेज होता है अवार्ड किया जाता है। तो कोर्ट ऑलवेज स्ट्रांग होना चाहिए लाइक दिस। डू यू रिमेंबर व्हिच इज स्पोर्ट? किसी को अरे वो फेमस गाना तो याद आता होगा, आज जीने की तमन्ना है और मरने का इरादा है। ये छत्तीसगढ़ कोर्ट है, वहाँ इस गाने की शूटिंग हुई थी और वो बड़ा फिलोसॉफिकल गाना। जिस दिन किसी के ऊपर केस होता है और वो फी होता है, उसको केस इज डिसमिस्ड, कंप्लेन इज डिसमिस्ड, उस दिन सच में लगता है ये गाना गा के आज जीने की तमन्ना है और मरने का इरादा है। So documents, क्या डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी रिगार्डिंग द हॉस्पिटल, क्लिनिक, नर्सिंग होम जहाँ आप काम करते हैं, रेडी रखना है। द डॉक्टर आपका जितना क्वालिफिकेशन वो आएगा बाद में। पेशेंट्स सबसे इम्पोर्टेंट, पेशेंट की ट्रीटमेंट का राइट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। रिफर, अगर रिफर किए हैं तो उसका नो एडवर्स, ये बाद में मैं बताऊंगा, नो एडवर्स नोट बाय सेकंड स्पेशलिस्ट। देन कोर्ट में कुछ लिटरेचर प्रोड्यूस, कुछ कागज प्रोड्यूस करना पड़ता है, लिटरेचर। डॉक्टर साहब आपको एक्टिव होना है, वकील को कुछ नहीं पता रहता, न वकील को न माननीय न्यायालय को। एक्सपर्ट ओपिनियन यूजुअली बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस में कोर्ट एक्सपर्ट ओपिनियन बनाने के लिए सर्जन को लिखता है, उसका ओपिनियन इज वैल्यूएबल, वेरी वैल्यूएबल। जरा सा ध्यान देते रहिए कहाँ गया। साइटेशन ऑफ डिसाइडेड केसेस, वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसको मैंने कहा केस लॉ, जितना आपके पक्ष में फैसला है या मिलता जुलता है सबका एक एक कॉपी। अब वो वकील साहब से आप मत उम्मीद कीजिए, इसलिए कि उनको मेडिकल लॉ के बारे में बहुत पता है। डॉक्यूमेंट्स कंसर्निंग द हॉस्पिटल, क्या क्या होता है उसके बारे में मैंने ये बराबर याद रखिए कि हॉस्पिटल इज रिप्रेजेंटेड बाय द चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, चाहे वो सुपरिंटेंडेंट, सीईओ, डायरेक्टर, जो भी हो उन्हीं के नाम आता है। देन हॉस्पिटल एलोन इज रेयरली मेड एन ओपी, वो बनता, ओपी मींस अपोजिट पार्टी, वो ओपी बनता है along with the doctor, while depending never shift burden, एक चीज बराबर सुपरिंटेंडेंट साहब अगर होंगे तो माफ करते हुए मैं करूंगा, नेवर शिफ्ट बर्डन ऑन डॉक्टर, क्योंकि अगर अवार्ड होगा तो आपको भी शेयर करना, हॉस्पिटल को भी शेयर करना है। तो कहिए बराबर कहिए कि मेरा डॉक्टर एकदम इतना तेज है, मेरा हॉस्पिटल ऐसा है, निगलेक्ट हो ही नहीं सकता है। टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द कंसर्न डॉक्टर, ये भी कभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होता है। एक केस बहुत अनफॉर्चुनेटली, आई नो दैट केस पर्सनली, कि एनेस्थेटिस्ट से पहला आदमी नाराज था प्राइवेट हॉस्पिटल और नेग्लेक्ट हुआ, उसी का फॉल्ट था, उसको दूसरे दिन टर्मिनेट कर दिया और सर्टिफिकेट भी तुरंत अपोजिट पार्टी ले आया, उसको अच्छा खासा जुर्माना दिया। तो वो सब काम नहीं कीजिए, बेहतर हो कि आप एक अपना कमेटी बना लीजिए इंडिपेंडेंट, अपना एक रिपोर्ट दीजिए कि नहीं किसी बगल के दूसरे हॉस्पिटल से करवाइए। द ऑनरेबल कोर्ट रूल्ड आउट हॉस्पिटल के बारे में that once a patient is admitted in a hospital, it is the responsibility of the hospital to satisfy that there was no lack of care, diligence
at the level of its doctor, employee, premises, infrastructure, appliance, equipment, सब पर केस चला है, सबका एग्जाम्पल है। हॉस्पिटल वाज जैसे एग्जाम्पल एक दो मैं दे रहा हूँ, इंक्यूबेटर में गड़बड़ी हुई, बच्ची का उंगली जल गया, हॉस्पिटल को अच्छा खासा फाइन बना। अरे ऐसा ऐसा एग्जाम्पल है, इसको हम क्या बोले, मेंटल हॉस्पिटल में लुंगी से कोई पेशेंट ने क्या कर दिया, हॉस्पिटल को अच्छा खासा जुर्माना। एक हॉस्पिटल बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली का, 3rd फ्लोर से एक पेशेंट कूद गया, उसको अच्छा खासा हॉस्पिटल को जुर्माना हुआ कि आपने देखभाल नहीं किया। बहुत सा एग्जाम्पल है, अगर एग्जाम्पल बोलने लगे हैं, यानी द हॉस्पिटल वाज हेल्ड लेबल फॉर इन्फेक्शन, डिजीज, अनहाइजीनिक कंडीशन, सब के लिए। हाँ, फार्मेसी एकदम क्लियर कट एग्जाम्पल, सब स्टैंडर्ड नॉर्मल सलाइन उसने सप्लाई किया, पेशेंट को सीवियर रिएक्शन हुआ, उस पर भी केस हुआ, एंड हॉस्पिटल वाले उसको तो जो हुआ फार्मेसी को हुआ है। तो डियर फ्रेंड्स, जरा सा अगर प्राइवेट हॉस्पिटल है फार्मेसी रखते हैं तो ध्यान दिया। हॉस्पिटल वाज हेल्ड नेग्लिजेंट विकेरियस, अगर मेरा कोई एम्प्लॉई है तो हॉस्पिटल की जिम्मेवारी है, उसको विकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं। फॉर द नेग्लिजेंट, फॉर एग्जाम्पल इंजेक्टेड इंट्रावेनस नर्स लेरिया को विदाउट परफॉर्मिंग सेंसिटिविटी, हॉस्पिटल भी करा गया। फॉर द ट्रांसफ्यूजन ऑफ HIV पॉजिटिव ब्लड, तो ये सारा रेडियोलॉजिस्ट जिसका एक्सरे है, वैसे एक्सरे रखना हॉस्पिटल को कोई जरूरी नहीं है प्राइवेट हॉस्पिटल को, लेकिन था उसका, उसने गलत पोजीशन ऑफ ट्यूमर का गलत डायग्नोसिस किया, ट्यूमर लंबर रीजन किया गया, पेशेंट मर गया, हो गया केस। The neglect was held in a case where the patient died despite, उसका एग्जाम्पल है कि सब कुछ हमने प्रूव किया, बहुत खराब हालत में पेशेंट था, मर गया, लेकिन पहले सारा डॉक्यूमेंट रेडी किए हुए थे, नो नेग्लेक्ट। इट इज बाइंडिंग, एक चीज और शायद आप लोग जानते होंगे, इट इज बाइंडिंग ऑन ए हॉस्पिटल वेदर गवर्नमेंट और प्राइवेट टू अटेंड एन इमरजेंसी केस। यू कैनॉट सेलेक्ट, MCI रूल रेगुलेशन कहता है यू कैन सेलेक्ट पेशेंट बट नेवर इमरजेंसी पेशेंट। और अब तो हो गया है रूल, नया रूल बना है कि आपको उसको एडमिट करना है, जब तक स्टेबलाइज नहीं हो जाए तब तक रिफर भी नहीं करना है। मे बी तो सुपरिटेंडेंट साहब जरा सा ध्यान रखना। कंसल्टेंट, यू कैनॉट रिफ्यूज फर्स्ट एड टू एनी पेशेंट। अब मैं डॉक्टर के बारे में कहूँ तो पहले हॉस्पिटल था, अब डॉक्टर, इन्हें ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने क्या कहा, डॉक्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू टेक रीजनेबल केयर बट नन ऑफ द प्रोफेशनल कैन एश्योर दैट द पेशेंट वुड ओवरकम द सर्जिकल प्रोसीजर। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, इसलिए देखिए कितना फेवरेबल बात का है। इन स्पाइट ऑफ द ट्रीटमेंट, इफ द पेशेंट हैड नॉट सर्वाइव्ड, डॉक्टर कैनॉट बी blamed as even the doctors with the best ability cannot prevent inevitable. These are all judgments of Supreme Court. नीचे हमने हर का reference भी दिया है. It is required to prove that doctor was well qualified, trained and manage the patient in question. Must display, इसलिए अपना जो recognized certificate उसको जरूर डिस्प्ले कीजिए। और एक चीज और है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रोफेशनल may certainly be held liable for negligence if they are not possessed of the requisite skill which they claim। और उसमें बहुत सा एग्जाम्पल है, सुपर स्पेशलिस्ट मस्ट रेस्ट्रिक्ट और कन्फाइन देयर स्पेशलिटी इन देयर प्रैक्टिस लीगली एंड एथिकली, ये भी ऑब्जर्वेशन है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, अब जैसे MD जनरल किया गया, और API प्रेसिडेंट ने प्रमाणित किया कि ये MD कैन डील कार्डियक केसेस का ऊपर। तो ऑल्सो एक ENT स्पेशलिस्ट ने, यहाँ तो ब्लॉक में कोई रहे FRCS करके आता है तो भेज दिया जाता है, तो उसी तरह थे पहले भी करते थे CS, तो ENT स्पेशलिस्ट CS ये कुछ गड़बड़ हो गया, कई तो कर चुके थे, तो उनके ऊपर अच्छा खासा फाइन हुआ। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट परफॉर्म ओवेरियन टोरेटोमा हुआ कि नहीं, गायनेकोलॉजी का केस, उसको भी पकड़ लिया गया।
So there are several examples, dear friends. So confined to your specialty. The documents of treatment, मैंने कहा था सबसे important यही है. ये must be kept 3 years or till the case is going, or concerning death, life and death for life. And it must be able to prove कि आपने अच्छे खासा ट्रीटमेंट किया है. तो आपने ट्रीटमेंट अच्छा किया, इसका कोई कसौटी होना चाहिए ना. हाँ, देयर इज ए कसौटी, उसको हम लोग कहते हैं बॉलम्स टेस्ट. ये है एक्चुअली बॉलम वर्सेस फ्रेंड हॉस्पिटल कमेटी, ब्रिटिश जजमेंट है, उसको हमारे सुप्रीम कोर्ट ने माना. और क्या है, ए डॉक्टर इज नॉट नेग्लिजेंट इफ ही हैज एक्टेड इन अकॉर्डेंस विथ ए प्रैक्टिस एक्सेप्टेड एज प्रॉपर बाय ए रिस्पॉन्सिबल बॉडी ऑफ मेडिकल मैन स्किल्ड इन दैट पर्टिकुलर आर्ट. अगर आप अपने को प्रूव कर देते हैं कि हाँ ये ऐसा हुआ है, देन देयर इज नो. आउटडोर प्रिस्क्रिप्शन मस्ट. अब अगर आउटडोर प्रिस्क्रिप्शन आपका है तो भाई बड़ा ध्यान से, बहुत रफली लिखा जाता है. वेन हॉस्पिटल में भी खासकर जरा ध्यान से लिखिए. इंडोर पेशेंट्स डॉक्यूमेंट एकदम जब से पेशेंट से कांटेक्ट हुआ, जब आपने गुड बाय कहा तब और बाद में भी आया तब, सबका रिकॉर्ड जरूर रखिए. इट इज सेफ टू एडमिट द पेशेंट इवन फॉर माइनर और डे केयर. मस्ट रिकॉर्ड रिफ्यूजल ऑफ ट्रीटमेंट. ये बराबर इसका हमको दो केस हमको करना, जीते हैं. रिफ्यूजल ऑफ ट्रीटमेंट उसने, लेकिन एक में बड़ी दिक्कत हुई. उसने क्या कुछ मैंने बड़ा एब्रीविएशन लिख दिया, तो समझाना पड़ा एब्रीविएशन फॉर दैट है. मस्ट रिकॉर्ड रिफ्यूजल ऑफ ट्रीटमेंट एडमिशन और एडमिशन इन हिज प्रिस्क्रिप्शन एज वेल एज ओपीडी एजेंट. डॉक्यूमेंट मस्ट बी एबल टू एस्टैब्लिश डायग्नोसिस. मैंने क्लिनिकल एग्जाम इन्वेस्टिगेशन ये सब जरूर लिखिए टू जस्टिफाई योर ट्रीटमेंट. डायग्नोसिस शुड नॉट बी पल्पेबली रॉन्ग. एरर ऑफ जजमेंट इज नॉट नेग्लिजेंस. एज देयर इज स्कोप ऑफ जेन्युइन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. कंसेंट के बारे में कहना जरूरी है. आप लोग ये देख लीजिए, देयर आर सो मेनी इंसेंट कंसेंट, इनवैलिड कंसेंट्स. ये उसके अलावा कंसेंट के लिए क्या तरीका है उसका सुप्रीम कोर्ट का एक सब जजमेंट, समीरा कोहली प्रभा मनचंदा, अच्छा केस है. विदाउट कंसेंट आप पेशेंट को छोड़ नहीं सकते हैं. अगर इमरजेंसी में आया तो करना है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट. देन कम्स प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव. डॉक्टर शुड बी लिबरल इन रिफरिंग द पेशेंट. संकोच मत कीजिए. नो एडवर्स ओपिनियन बाय सेकेंड डॉक्टर. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपके बेड आपका ऐसा बहुत सा केसेस जीता गया है जिसमें दूसरे डॉक्टर ने कहा कि न जिक्र ही नहीं किया आपके ऑपरेशन का, तो भाई अगर नेग्लेक्ट रहता तो वो कहते ना, यही प्रूव किया जाता है, एकदम उसके पक्ष में जजमेंट होता है. अब इसको हम था एक मजेदार स्लाइड, दो डॉक्टर साहब मिल करके कुछ गप कर रहे हैं, छोड़िए. नेग्लेक्ट वाज नॉट हेल्ड, बहुत सा एग्जाम्पल है, लेकिन मेन बता दें. सीबीडी इंजरीज ड्यूरिंग लेप्रोस्कोपिक कॉलिसिस्टेक्टमी इज नॉट ए नेग्लेक्ट. ये एकदम सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है. उसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अगर टाइम रहता तो आपको बताते. फॉर लेडी डॉक्टर्स, गायनिकोलॉजिस्ट, नहीं गायनिकोलॉजिस्ट तो मेल डॉक्टर भी हैं. कंप्लेन were dismissed observing that after tubectomy possibility of conception could not be ruled out even after successful operation. बहुत सा जजमेंट है. Neglect was held when delay in taking decision for undertaking CS resulted in fetal death. अभी सांप छछूंदर वाली गति, आप समझिए क्या करना है. तो there are so many cases of. उसके बाद अब मैं उस सबको छोड़ते हुए आ रहा हूँ. Modality of patient leaving the hospital. यूजुअली शीट एंकर यही है, इसी पर आता है वो. तो डिस्चार्ज हो सकता है लामा. डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट, मस्ट राइट इन बी बेडेटिकन एंड गेट हिज सिग्नेचर. रिफर्ड ऑन लीव, जो भी हो एकदम बढ़िया से रिकॉर्ड होना चाहिए. और पेशेंट को छोड़ते समय मेरे दोस्तों जरूर उसका बॉडी लैंग्वेज ध्यान कीजिए. क्या, अरे क्या हुआ भाई, एंड मत कीजिए. एक अच्छा स्लाइड है, उसको हम दिखाना चाह रहे हैं, प्लीज़. अभी हम जहाँ थे वहाँ आने दीजिए. एक एंड स्लाइड वही है, लास्ट स्लाइड है. कहाँ आया? हाँ, तो जब डिस्चार्ज कीजिए तो ज़रा सा पेशेंट का बॉडी लैंग्वेज देखिए. एक शेर कुछ कह रहे हैं,
उनकी आंखें ऊंची हुई तो दुआ बन गईं, नीची हुई तो हया बन गईं, झुककर उठी तो फिदा बन गईं, फेर ली तो बेवफा बन गई, चमक उठी तो खुशी का पैगाम बन गई, कनखी मार गई तो कातिल बन गई, और जो तिरछी हुई तो मेडिकल नेग्लिजेंस की सजा बन गई। और इसलिए आपको अनेक अनेक धन्यवाद। आई नो डॉक्टर कितना रिस्पॉन्सिबल है, उसके एक रोप पर चल रहा है लाइक ए नट, एक हाथ में उसका नॉलेज है, दूसरे नॉलेज में पेशेंट का एक्सपेक्टेशन है, दोनों के बीच में उसको करना है। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, sir, for such a nice, lively presentation on legal care in medical practice. Now, as a token of affection, I request Principal Sir and Dr. R.N. Jha Sir to kindly come on the dais and present memento and bouquet to our guest speaker, Dr. M.S. Bhatt Sir. Thank you, sir, for the words of wisdom. I request our guest speaker, Dr. M.S. Bhatt Sir, to present a flower to our chairperson, Dr. Awadh Kumar. Thanks again, sir. Thanks. And we expect to hear you again in other events. Nice presentation, sir. Our next second oration is by one of the melodious orator, a philosopher, and a well-known physician and cardiologist, past HOD of medicine of this college, Professor A.K. Gupta, sir. I request Dr. A.K. Gupta, sir, to please come on the dais, and also request Dr. B.K. Singh, sir, and Dr. U.C. Jha, sir, to come on the dais to chair the session. Thank you. Before handing over the mic to our chairpersons, I want to express my memoir about Dr. A.K. Gupta, sir, who treated my mother in the midnight and cured her. सर, आपके लिए मैं कहना चाहूँगा, मजबूर हुई जब दिल की दुआ, तब हमने दवा से काम लिया. मजबूर हुई जब दिल की दुआ, तब हमने दवा से काम लिया. जिस नब्ज को हमने थाम लिया, उस नब्ज को हमने थमने न दिया. Big clapping for Dr. A.K. Gupta, sir. I request chairpersons to give few introduction. He is well known, sir. Introduction to for Dr. A.K. Gupta, sir. Dr. Professor A.K. Gupta is known to this institution since long. He is a student of this institution and he has entire career in this institution. He is MD in medicine as well as MD in physiology and fellow of Cardiological Society of India. He has worked as professor and HOD of medicine up to 2015, and afterwards he is here,
and he has got a special interest in yoga. Dr. A.K. Gupta is a permanent member of API, permanent member of College Society of India, and permanent member of IMA. A special interest about Dr. A.K. Gupta is he is very much there on YouTube, and at least about 15 to 20 episodes of uh, episodes of the vision about the health in, say, Jaan Hai, Jahan Hai. You can watch him on this YouTube. In this episode, Jaan Hai and Jahan Hai, about 20 episodes have been already been given by him. Now, Dr. K. Gupta is today here, and he is giving some elaborate talk on some important topic. Dr. K. Gupta, please. Thank you, our chairpersons, Dr. B.K. Singh and Dr. V. Jha, my senior colleagues, friends. You have just heard a very illuminating lecture by our senior colleague, Dr. M.S. Bhatt. It was so interesting and informative that I personally feel that one day full seminar should be allotted for such type of topic, and all of us must know about the various aspects of this problem. Incidentally, I am sandwiched between two senior colleagues, Prof. S.M. Misra and Dr. M.S. Bhatt. I don't know whether I will justify this position or not. And I am very much delighted to see in the audience our good friend and a senior colleague who has come from Patna. Till yesterday, he was with us at Darbhanga, and he is none else than Dr. G.N. Singh, Dr. Gagan Dev Singh, a very close friend of mine and very popular fellow of this Darbhanga Medical College. I am also delighted to see Dr. Bhateshwar Prasad Singh, who heads the Department of Cardiology at IGIMS Patna. And I won't hesitate to say a few word about Dr. B.P. Singh. He is so caring about the people of Darbhanga that whosoever calls him at hospital, he goes out of way in helping him. He never hesitates to extend all possible help to all patients, either he is a medico or a non-medico. With this word, I will like to concentrate on my topic, that how to boost power of concentration. I was not planning to talk on this topic. It came to my mind incidentally. It so happened that in the month of January, I had been to Chicago. And I had a keen desire, being an ardent fan of Swami Vivekananda, to locate that place where around 130 years back, Mr. Sri Swami Vivekananda addressed the World Parliament Religion at Chicago, to see that hall or auditorium or that place. Incidentally, with great difficulty, I could locate this hall, and I was lucky enough to witness this hall, which I want that I wish that you should also share it. How does it look, and how it is still young and beautiful even after the lapse of 130 years. So, before I begin, when I reached Chicago, I was told that this Fullerton Hall, where Swamiji addressed his illuminating talk, a very outstanding talk and World Parliament of Religion, with his great opening sentence, Sisters and Brothers of America. It is situated in a very famous art institute of Chicago. Chicago is a very beautiful city, one of the most beautiful cities of the world,
and it is s- situated. This Art Institute of Chicago street is named after Swamiji. It is Swami Vivekanand Way. And in this hall, at one side, this hall is located. Have a look of this hall. This is the Fullerton Hall of Chicago. Here, Swami Vivekanand had fortune to address the world parliament of religion, uh, and this is the dais, and it is still maintained. It is quite beautiful, and I had the fortune to visit this place. Incidentally, on the birthday of Swami Vivekanand, 12th January this year. After visiting and being an ardent fan of Swami Vivekanand, I went through the number of literature of Swami Vivekanand, and I could find that the Swamiji had number of unique qualities. One of the quality was his excellent concentration, and other quality was his photographic memory. So I thought, and I was so inspired that I felt that I must share the philosophy or the knowledge or the wisdom of Swami Vivekanand to all of you, that how to boost our memory. The Swamiji has divulged what was the technique based upon which he could improve his concentration. And in next few minutes, I would like to share the philosophy and the concept of Swamiji. And I hope that if you implement in your life, you will certainly get a good quality of concentration. Now, when I came out of the hall at the porch, I saw this plaque, and it is an autographed photograph of Swami Vivekananda just outside the hall in the porch, which he addressed on September 11, 1983. And it is still contains the printed leaflet of the entire talk of the Swami Vivekananda there. I brought some of the leaflet with them to go through his speech. Now, coming to the main topic, let me first start. What is concentration? It is not an alien word. Everybody needs and everybody has it. Concentration is the ability to focus the mind on one subject, object, or thought without being distracted. The second part of the definition is more important than the first part of definition. If you only remember the first part of the definition, you may not achieve a good quality of concentration unless you learn the technique how to prevent yourself from distraction. The distraction, the element of distraction can differ from person to person. Why concentration is so important? Because concentration allows you to better use your reasoning and approach problem with more efficiently. The benefit of concentration can be achieved with regulation of breathing. The concentration can be effectively raised with the practice of meditation, and even a sportsman or drivers, they also require concentration. This is required in every sphere of life, either you are a student or a driver or a sportsman or a businessman. All discoveries and inventions are the expression of concentration. Now, what Swami Vivekananda says on concentration is the difference between a successful person and unsuccessful person is the difference of concentration. It is the concentration which makes differentiation between a successful person and a non-successful person. Now, next question. In the modern era, why we lack concentration? Everybody complains that I have got a poor concentration. What are the factors responsible for it? Number one factor is, you are already aware, our concentration is under attack. We are always being attacked
bombard. So, and the factors responsible for this attack are WhatsApp, Facebook, Instagram, internet, and all varieties of social media. The lifestyle issues are also responsible for our poor concentration, and that is our poor quality of sleep, unhealthy diet, what we call junk food, sedentary lifestyle, fatigue and dehydration. Anxiety and depression are the additional cofactors, and of course, chronic health problem is one of the major hindrance to achieve concentration. Now, let us know what are the current scenario. We are ushering in an era of digital world where our concentration are always under constant attack. We have become the addiction of social media. I feel most of us sitting in this auditorium cannot deny that he is not an addict of social media. It has been a part and parcel of our lifestyle, and we will have to rethink it. Is this amount of addiction is important for us or it is dangerous for us? This addiction of social media reminds me a very important line from a great poet के किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए. We are so close to social media. We have become so addict of social media कि दिन रात चाहत ने तेरे मुझको कुछ इस तरह से घेरा, दिन को हैं तेरे चर्चे, रातों को ख्वाब तेरा. So this much of addiction is very dangerous. It will rob your relationship, it will rob your memory, it will rob your concentration, it will rob your health. Now it is a time, please wait, pause and rethink. And I don't say that it is worst, it should be banned. That is not the motto. Social media has got number of good features. It is the fastest way of communication. You can learn so many things from the internet. I also take help of this internet for my presentation, either is spiritual or non-spiritual or related to yoga, number of information. But be selective, be choosy, give a rationing to social media. I remember one couplet by Pankaj Udas. He once sang on alcohol, पियो लेकिन रखो हिसाब, थोड़ी थोड़ी पिया करो. Use social media, but very selective, very restrictive. One recommendation is not more than 30 minutes per day. I can say you can use, but not more than 1 hour per day. Rest amount should be devoted to reach your goal for your sincere work. Now, coming to sedentary lifestyle, this corona period has pushed all of us to sedentary lifestyle, and it has also a major factor to become the addict of social media. Even you will be surprised to know that in women, the incidence of social media addiction is much more than the men. They have become more addicted. Substance abuse, chronic alcohol use is a great important factor to achieve good concentration. Unhealthy diet, we are very fond of junk food, unhealthy diet. We have forgotten about a healthy diet, and we don't hear to the name of healthy diet. We are so fond of pizza, burger, and other things. Stress and anxiety and depression are important cofactors. Now, coming to the main point, how to improve the power of concentration. Everybody might be willing and waiting to know what are the methods by which we can improve concentration. Now, the first feature is set a goal. When Swami Vivekananda was asked, how we can achieve concentration? Once a student asked
to Swami Vivekananda, sir, what is the method we can achieve concentration? He gave a mantra, and that mantra was शक्तिशाली बनो और संघर्ष करो. ये दो बातें स्वामी विवेकानंद की बहुत ही पोटेंशियल है, बहुत ही पावरफुल है. बाय शक्तिशाली बनो ही meant try to acquire the physical strength and mental strength. Mental strength is equally important, rather more important than physical important. And number two was संघर्ष करो. Now the question is, किसके साथ संघर्ष करो? What is the element to संघर्ष? That संघर्ष करने का मतलब अपनी नेगेटिविटी, अपनी कमजोरियां, अपनी बुरी आदतें, उससे संघर्ष करना है. And in regarding concentration, you have to struggle with your distractions. Distraction these days in the modern era, the most greatest villain is social media. Restricted. If you restrict it for say 70 to 80%, in the same ratio, your concentration will improve, and you will get ample time for your official work or for your goal. Eliminate distraction or at least reduce it. To eliminate distraction, it was also required by Mahadev. You know a great story of Lord Shiva. He was in a state of deep meditation after the death of Parvati ji. That deep state of meditation is called Samadhi. And Kamdev wanted to distract him. And he came up personally, and by various methods, he wanted to disturb or distract Mahadev. And the story goes, Mahadev opened his third eye, and on that, Kamdev was burnt. But I feel that Kamdev might have burned physically, but he is still available, or he is still present in the modern age. And it is one of the major distractions for our concentration. The third important point is, and the important element of distraction is also multitasking. We have become fond of doing 3 to 4 works at a time. It is a common scenario. One gentleman is going on motorcycle and talking to phone on a mobile phone, 2 work at a time. And one gentleman is eating food and at the same time seeing TV and talking to phone. Such type of multitasking will certainly spoil your concentration. Neither you eat fully, nor you can talk fully. At Japan, one fellow approached to a gentleman who was around 150 years old, and the gentleman asked, "Sir, what is the secret of your longevity?" He replied, "The secret of my longevity is concentration. When I eat, I eat. When I work, I work. When I sing, I sing. When I sleep, I sleep. I never do 2 to 3 work at a time." That is a very important bad habit to be eliminated if you are willing to achieve concentration. Substance use, chronic alcoholism, I don't need to say anymore. Take a short break. That is a very important point. When you are engaged in a work that requires 6 to 8 hours of longer sitting or prolonged sitting during preparation or during examination or during pre-examination period, after 1 hour of complete work or dedicated work, you must learn to give a break for 5 to 7 minutes time. In this break, it is wise to go for certain stretching exercises, certain breathing exercises, and in breathing exercises, I will like to indicate that 2 important or popular pranayama like Nadi Shodhan Pranayam and Bhramari. If you practice 2 to 3 times, it will reinforce your concentration.
And you must do certain stretching exercises in the break time. Even on the chair, you can stand on your toes, you can do certain exercises, twisting motion. These type of short activities are quite helpful to augment your concentration. So uh, the uh, the important point I wanted to say, coming to क्या कुछ technical problem? अच्छा अच्छा हैंग कर ओह okay now the I will these are some of the tips to achieve concentration. Now again coming to Swami Vivekananda statement or his philosophy, number one he told that शक्तिशाली बनो संघर्ष करो. The number two, now okay, आगे. Number two, he had about शक्तिशाली बनो. I have told he wanted to indicate physical strength and mental strength. Mental strength can be acquired with the practice of pranayama and meditation. And about संघर्ष, उन्होंने कहा कि संघर्ष रिगार्डिंग डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट करने के लिए ही टोल्ड ए वेरी गुड लाइन, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी. If you are very strong enough to eliminate distraction, you will become more stronger. Now about the goal, about the how to achieve concentration, he told, take up one idea, make that one idea your life, think of it, dream of it, live on that idea, let the brain, muscle, nerves, every part of your body be full of that idea, and just leave every other idea alone. This is the way to success or concentration. एक गोल लो और दिन रात उसी में सोचो, उसके बारे में काम करो. This sort of passion for any work and that struggle will lead to success. And the most important line or inspiration of Swami Vivekananda was, arise, awake, and stop not until the goal is reached. About social media and distraction, I have already told. Now, a few words about social media addiction. Around 20% of the population at Turkey are known to become addict, and around 210 million people around the world suffer from social media addiction, of which account for the around 30% of the people. Now, how to prevent addiction in social media users? It is also an important task. Set time limits for social media use, reduce screen time. I have told, instead of using for 6 to 8 hours per day, restrict the use for 30 minutes to 1 hour, or reduce your screen time. Avoid using social media when you are feeling down, and take a break from social media. Adopt disciplined lifestyle in which walking, jogging, yoga, sleep are important factor, and take healthy diet, say no to the junk food. Alcohol abuse have got adverse effect for concentration. Now, the most important point is train your mind to achieve concentration. And the best way to train your mind is meditation. 1 minute. To meditation. How meditation can help you to focus? Meditation does not require reserving a large chunk of your time. Meditation वर्ड सुन के ज़्यादा तो लोगों को डर लगता है कि साहब आँखें बंद करके आधा घंटा बैठना होगा, 1 घंटा बैठना होगा, उतना कहाँ टाइम है काम करे कि मेडिटेशन करे. So it has been modified, and if you can spare 5 minutes time, you can practice meditation, even at workplace. The short, what we call
short meditation is, if you can practice Nadi Sodhan and Brahmi Pranayam for 3 to 5 minutes, it is also a part of meditation and it will help you to achieve meditation. If you have got time for 30 minutes, you can practice Ajapa Jap and Antarman meditation. And there is now, for those people who want to know what is meditation, I am here to quote. This is the chief of Bihari School of Yoga, Munger, Swami Niranjananand, who defines meditation as any work done with complete awareness is meditation. वो कहते हैं कि मेडिटेशन करने के लिए आंखों को बंद करना कोई ज़रूरी नहीं, चुपचाप बैठना भी कोई ज़रूरी नहीं, जो भी काम आप करते हैं उसको अवेयरनेस सजग होकर करते हैं, वही मेडिटेशन है. इफ़ यू आर रीडिंग एंड इफ़ यू आर मेंटली एंड फिजिकली देयर, दैट बिकम्स योर meditation. And regarding the various techniques of meditation, there are a host of technique, 8 or 9 types of meditation. The best जो आपको अच्छा लगता है, you will have to select. कोई आपके लिए रिकमेंड नहीं करेगा. Depending आपकी मेंटलिटी कैसी है, आपके पास टाइम कितना है, you go for a short term or a long meditation. So far, me is concerned, if you ask me if I practice meditation, I will say yes. I do 30 minutes of meditation called Ajapa Jap in the morning around 5 a.m. and I do for 5 minutes Sakshi Sadhana at night before going to bed. I will like to few words before I close about the Sakshi Sadhana for 5 minutes. That is quite easy to learn, quite easy to practice for everybody. While going to bed, sit for a couple of minutes, close your eyes, and you do a retrospective visualization of yourself, regarding all the activities from morning till night you are going to bed. उसमें you have to watch आप कितने बजे सोकर उठे. जो आपका उठने का समय था वो सही था कि लेट से उठे. आपने जो नाश्ता किया वो आपके हेल्थ के अनुरूप नाश्ता था कि नहीं. आप डायबिटिक थे, आपने नॉन डायबिटिक नाश्ता किया. आप ड्यूटी पर टाइम पर गए कि लेट से गए. आप कितने लोगों से मिले, उनके साथ कैसा बिहेवियर था, आप उन पर इरिटेट हुए कि नहीं हुए, आप लंच टाइम पर लिया कि नहीं, नाश्ता टाइम पर खाए कि नहीं, और ये इस तरह से कितने लोगों से मिले, क्या क्या एक्टिविटी किया, एक्सरसाइज किया कि नहीं किया, खाना खाए कि नहीं. यू वॉच ऑल योर एक्टिविटीज एंड फाइंड कि उसमें फॉल्ट कहाँ था. अगर फॉल्ट उसमें था तो आप अपने आप से माफ़ी मांगिए, परमात्मा से माफ़ी मांगिए कि मैं इन गलतियों को दोबारा नहीं करूँगा. It is also a form of meditation and this is called a Sakshi Sadhana and it is quite useful. Anybody can do it. I do it, everybody. बस एक मिनट दे दीजिए. Does yoga help to boost the concentration? Yes, it is a technique to calm down. I am being reminded about the time crunch. So, coming to my last slide, key point, be aware that our concentration is under attack. The greatest culprit is social media addiction. To fight this addiction, learn and practice lifestyle management, time management and thought management. Social media not only robs our concentration but also cause number of serious health problems like cervical and lumbar spondylosis, depression and major metabolic health problems. Save yourself, save your kids and save your future. Learn yoga to boost concentration, physical and mental strength also. So, Shaktisali Bano again to finally, word by Swami Vivekananda, Shaktisali Bano, Sangharsh Karo aur Lakshya ke prati samarpit raho. And final slide, it is from 6th chapter of Bhagavad Gita, Yukta Har Viharasya, Yukta Chasya Karmasu, Yukta Swapna Bodhasya, Yogo Bhavati Dukha. A person having balanced qualities, taking balanced diet, working regularly, and having regular and balanced sleep wakeful hours
drives away the worldly misery and suffering. Thank you very much for your patient hearing. Thank you, sir, for nice incorporation of philosophy of Swami Vivekananda in the scientific way and the philosophy of Lord Shiva for a healthy and wonderful life. Probably this is the key point of his healthy and cheerful and dynamic life. Thank you, sir. Thank you very much, sir, for accepting our demand of Ji. I request our principal, sir, or Dr. P.K. Sinha, sir, to come on the desk to hand over memento. And Chairman, sir, Dr. Harishankar Mishra, sir, to present the memento. आपका यह प्रोग्राम लाइव है। आप YouTube पर इसे दुनिया के किसी हिस्से में देख रहे हैं। लिंक आपको मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पर। ये प्रोग्राम पूरी दुनिया अभी देख रही है हमारे YouTube के माध्यम से। सारा प्रोग्राम सुबह से लाइव है और आप लोगों की हर एक्टिविटी दुनिया के लोग देख रहे हैं, तो कृपया ध्यान रखेंगे, दुनिया आपको देख रही है। And I request our guest speaker to hand over a flower basket to the chairpersons. Thank you, sir. Thank you very much, chairpersons and the speaker. Now our next speaker, Professor S.M. Mishra, is similarly too melodious, too learned, and too affectionate. And is also our past HOD of surgery of this college. So I invite Professor S.M. Mishra, sir, on the dais. And to chair the session, I also request our most adorable, most charming teacher, retired professor and HOD, surgery Professor R.N. Jha, sir, and our most lovable senior colleague and retired HOD surgery, Dr. V.S. Prasad, sir, to chair the session. Please come on the dais and take your chairs, sir. Dr. V.S. Prasad, sir. Before I hand over the mic to our chairpersons to introduce the speaker, I'd like to say a few words about our professor, Dr. Satyendra Mohan Mishra, sir. सर का मानना है ज्ञान ही उनका धन है, उन्हें धन एवं पद की लालसा कभी नहीं, उन्हें धन एवं पद की लालसा कभी नहीं रहा। उनका मानना है कि अगर उनके ज्ञान में शक्ति है तो अपने पोषण कर सकने वाले साम्राज्य का निर्माण मैं स्वयं कर लूंगा। एंड वी ऑल वंडर दैट ही इज स्टिल वर्किंग आफ्टर रिटायरमेंट 1997. He is still working in different capacities of professor, principal, advisor in different medical colleges even today. So with this, I hand over mic to our chairpersons, Professor R.N. Jha, sir, and Dr. V.S. Prasad, sir. प्रोफेसर S.M. मिश्रा सर हमारे टीचर भी रहे हैं और ये जनरल सर्जन हैं और ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। जनरल सर्जन अच्छे हैं या ऑर्थोपेडिक सर्जन अच्छे हैं, ये कहना बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए।
Dr. S.M. Misra, sir, passed MBBS in 1965 from this institution with honors in many subjects, and he did MS both in orthopedic and general surgeon along with FRCS from Edinburgh. He joined the Department of General Surgery in 1966 and worked in various capacity and retired from Darbhanga Medical College in 1998 while working as professor and head of the department. He did not take rest but joined as medical college in Nepal as HOD and principal of that college where he worked for nearly 2 decades. He is still active and sharing his knowledge in different favor for the benefit of the colleague and the students. He heard your lecture in pre-lunch scientific session today with huge applause. We feel proud and privileged to declare you a Grand Master and request for a please accept our respect, love and affection. Thank you, sir. Good morning, sir. Dr. V.S. Prasad is speaking. Sir, I am lucky enough to be chairperson, and the most important thing that I want to deliberate here is that I have been your resident surgeon in Darbhanga Medical College and also learned a good number of different techniques in that era when this is now be in way. Thank you, sir. Please start your topic, sir. Thank you. I must extend my hearty thanks to the organizers who gave me a chance to be on this dais with you. I greatly welcome and heartily welcome my friends from the same alma mater. I have used word friends, and you must be surprised that there is a huge difference of age between you and me, at least some of you. तुलसी का पत्ता जो है वो छोटा हो या बड़ा हो, सबका मूल्य और आदर बराबर है. So every one of us who have passed from this alma mater are friends. Thank you. So I begin. The greatest problem in delivering this lecture is that you have heard 2 lectures which were extremely interesting. Of course, not purely surgical or relating to the academics. So this time I'm going to tell you something which is a harsh reality of life. And all of us being a doctor, including Department of Medicine or any department, you have to be associated with this topic because everywhere in the world this is coming as one of the most burning problems for all governments and all hospitals. So I'm going to brief you with the current trends in the trauma management. I had a great advantage that in Nepalganj Medical College or even in the United Kingdom, I had interactions with great trauma experts. And I have been a resource person of trauma for about 15 to 20 years. So therefore, I want to share my ideas with you regarding this current trends in the trauma. Thank you. You will be surprised to know that before 1978, there was nothing like a separate management for trauma cases. The credit goes to John Steiner. John Steiner, Dr. John Kenneth Steiner. And the tragedy in 1976 suffered by Dr. John Steiner. He was an orthopedic surgeon. And while he was traveling and driving his own plane with his wife Charlene and kids, he had an accident in Nebraska.
and his wife died immediately. The 4 children, they were severely injured and were taken to Nebraska hospital. And what he found, that the treatment was extremely unsatisfactory. What I mean, that his severely injured kids were treated with a freestyle, no systematic approach. He thought that even in United States, the trauma management is very unsatisfactory, and with missionary team, with some of his associates, he developed a structural management of trauma, and which now she has become the ATLS, the famous ATLS, adopted by the American College of Surgeons and practically most of the institutions. What is this structural treatment? One must be clear about it. A structural treatment means that you have got an algorithm. You do first this, second this, third this, no freestyle of treating. So therefore, your treatment is extremely effective, focused and pointed. Now, I will tell you about only the current developments and current trends in the trauma, because if you are not aware with the current trends, you become absolutely outmoded, obsolete, and anachronistic. What is the changing concept in trauma? Now, the trauma has been extended to paramedics and nurses as well. The reason is that it's a teamwork. If you don't have good quality trained nurses or paramedics, you would not succeed, especially the people who are in the ambulance, because quite a few patients will die during the transport of your trauma patients. Then there should be an incident command system, an incident command center. I have the experience that when I was a casualty registrar here, there was a great train mishap and accident at Hayaghat. 2 trains collided each other face on face. Now, when I was the casualty registrar here, so I headed with the team, and what I found, that the job there is not only of the doctor. Many passengers were incarcerated in the train. They needed to be extricated from the incarceration, and therefore we need a command system which has all the facilities, and the trauma victims could be helped. Then periodic training of the doctors in the hospital and nurses is a very important part in the trauma management, because if your trainings are not renewed, you will not be able to treat. Now I tell you about triage. This triage, you must have heard, is shifting or sieving your patients to prioritize treatment. I mean, serious patients need to be attended first. Somebody is dying because of, say, cancer pneumothorax, severe bleeding. They need a treatment much expediently than others. But common sense has no substitute. You will ask me, why are you pointing it? I have a very bitter experience, and I have met other surgeons, and they have experienced the same thing. In trauma, the whole situation is very charged. So when you are actually seeing the patient, you have got some patients who are very serious and shall die without a proper treatment. But somebody has an apparent bleeding, and he has, some of the relations have been in CVTU.
if you are not very careful, you see and don't attend them in time, you are likely to be physically assaulted. And I had such opportunities that I had a very tough time with them. I was once told by a trauma surgeon from Switzerland, he said that in Africa, a rifle was placed against his chest, that you treat my case first and then treat other cases. So I think wisdom has to be exercised in triage. Whatever is written in his book is not going to help you in the practice. You see, there is a new concept has come as a damage control resuscitation. What is this damage control resuscitation? This word has actually been taken from the American Navy. What is damage control in Navy? It is the capacity of the ship to absorb damage. Suppose the ship has been attacked. Then it is the capacity of the ship to absorb damage and maintain the mission integrity. This ship should be carried out and after repairing minor damages so that it finally it fulfills its mission. The same concept has been applied in the trauma management. We all know that bleeding is the major cause of death in trauma. And unfortunately, or fortunately, it is preventable. Aggressive crystalloid infusion predisposing to coagulopathy. If you do a lot of saline transfusion or a balanced electrolyte transfusion, it predisposes to coagulopathy because of the loss or dilution of the clotting factor. The hypoxia, because a crystalloid has no oxygen carrying capacity, no RBC, so there is hypoxia, and hypoxia causes metabolic acidosis and hypothermia. This is a vicious cycle. This causes a vicious cycle. I have left the word. In journal, it is written bloody vicious cycle. So I have avoided this word written by Stone in 1983. A patient who has lost one blood volume in 24 hours and half volume in 3 hours needs to have a massive transfusion protocol. तो इसको थोड़ा देर के लिए बंद कर देता है. Right now, Vice Chancellor of Bihar University of Health Sciences, Dr. S.N. Sinha sir have arrived. So, grand welcome to Dr. S.N. Sinha sir, who had been our principal also and who had started the CFD function, which we are now releasing a lot. Thank you, sir. S.N. Sinha sir. So, give a big applause for our Vice Chancellor, Dr. S.N. Sinha sir. And we will have meet and greet after few minutes. So all are requested to just wait for a few minutes and then we will be meeting everyone.
I request Professor S.M. Mishra sir to start his speech. Thank you very much. What is this massive transfusion protocol? If the patient has a small bleed, we don't need to follow this massive transfusion protocol. But if a patient has got a bleed of more than 30 to 40% of the blood, a very aggressive crystalloid infusion will do more damage to your patient. So we need to have some sort of a transfusion protocol which has shown that the mortality gets decreased tremendously. So what is this transfusion protocol? It is in the ratio of 1:1:1. Packed red cell, fresh frozen plasma, and platelets. The packed red blood cell, 1 unit consists of 350 cc, out of which 250 cc is RBC, 30 cc is plasma, and the rest is additives. It raises hemoglobin by 1 gram. FFP, 1 unit is 250 cc, contains a protein, plasma proteins, the coagulation, all coagulation factors are there except the platelets. The infused in 30 minutes at a 36-degree temperature. It is important that it must be brought down to the body temperature before a huge quantity could be transfused. The dose is 12 to 15 cc per kg. It should be group matched. Unmatched fresh frozen plasma should not be given. Platelets, 1 unit consists of C4 whole blood pooled buffy layer or 1 apheretic unit of platelets. Now, another thing which is very important to know, the concept of permissive hypotension. When a patient comes and we have given them a challenge of, suppose the patient is bleeding and the patient is hypotensive, then we give them a challenge with a saline, say 500 to 1 liter in 10 minutes, and see the results. If their blood pressure is maintained for the time being, you have succeeded. But if the blood pressure has fallen again, it means the patient is still leaking and you call them non-responders. In such cases, no attempt should be made to increase the blood pressure to the pre-morbidity level, because you will keep on transfusing blood to these patients, wasting your resources, and the blood will leak. And worst, every one of us must understand that blood is a stored blood is not an ideal transfusion fluid. It is hyperpotasic, it is hyponatremic, hypocalcemic, acidotic, it is poor in 2,3-diphosphoglycerate, can carry many infections, including HIV, if not properly taken care of, and certainly hepatitis B or hepatitis C. Therefore, be very careful in transfusing fluid. There is a very, very common sense dictum, says that when you are transfusing, you must understand that in transfusion with a leaking artery is just like you are trying to increase the force of the tap and you have a hole in your bucket. So it is always nice to seal the hole in the bucket rather than increasing the force of the tap. Therefore, the prime attempt should be the ligation of the bleeder. In this case, the paper of Graham, Harding, and Looney, which was very, very illuminating, said that don't wait
for the BP to go, the pre-morbidity level 120, 80. No, even if it is at 70, and if it is just stable, take the patient to the theater, do a damage control surgery, which I'm coming to, and try to ligate. It will save your patients much quicker than waiting and resuscitating and waiting for blood pressure to rise to the pre-morbidity level. For this, they suggested that there should be an operating room resuscitation. Take your patient to your operating room, and with anesthetic and surgeon, as soon as your patient becomes stable, you operate, ligate the bleeder. There is a new drug which has come out, is tranexamic acid or TXA. TXA is an antifibrinolytic agent. It is safe, effective, and efficacious in reducing mortality in bleeding trauma patients. What happens in body whenever there is a trauma? The coagulation system is activated. But body has got a counterbalancing system, which is actually a fibrinolytic system controlled by plasminogen and plasmin. So both get activated together. So if a clot is formed in trauma patients, the fibrinolytic activity of the plasmin dissolves that clot and the patient starts bleeding. Therefore, in this situation, tranexamic acid is not actually procoagulant, but because of its activity that it blocks the conversion of plasminogen into plasmin, it is very helpful that your clot will not be attacked by plasmin. And the results of usage of TXA has been extremely satisfactory, but there is one hit in it. You should transfuse it as early as possible. Within 1 hour, the results are excellent. Up to 3 hours, it is tolerable, but TXA is never administered after 3 hours because it has got a deleterious effect rather than beneficial effect. The contraindication is hypersensitivity, and if the patient has a past history of DVT or pulmonary embolism, you don't use them. What is this damage control surgery? I would like to tell you a few words about it. Whenever we use or to operate upon trauma cases in the past, what was our aim? To maintain and bring the patient into the anatomical state. Now, the concept has changed because the patient is in a very poor shape. Therefore, you have to save the life, and you have to do surgery, which must be in the shortest form and is known as abbreviated surgery. You try to identify the killer, what is killing the patient. You eliminate the killer. That is the motto of your damage control surgery. What is this in essence, this damage control surgery? The essence is that you open up and you try to arrest the bleeding. You cannot arrest the bleeding of liver and solid organs. Don't wait, pack it. And you have got a sort of pad which is available in the market, just like a Bogota bag and other things with drains. You don't do a formal closure. Leave these patients, take them to the theater after the arrest of bleeding, and you treat them in ICU, optimize your patients, and bring them back again after 48, 72 hours and do a formal closure of the abdomen. There is another very important advances, and this is for the control of bleeding, EVTM, endovascular trauma and bleeding management. You enter the femoral artery by Darbhanga technique
and a balloon is inserted in the aorta, inflated, it arrests the, the bleeding and gives some time for surgeon to control the bleeding distally. You can also do a stenting or angiographic embolization to control the bleeding. I must thank you for bearing with me, but one thing I am unable to check my temptation to tell you. The analysis of our current situation, I have visited large number of hospitals, and we must analyze what is our situation of the hospitals regarding these trauma patients. We all know it is worldwide accepted that the mortality in trauma can only be improved if you are able to pick up the patient within 1 hour. That is the golden hour. Do we have the facilities? The second thing is that once you bring these trauma patients to the hospital, do you have a separate trauma center? Because you cannot have a potpourri of treatment, the same hospital, the same setup, doing all sorts of treatment. Trauma is a condition which requires extreme care, a very dedicated and focused team. Do you have that team? This you should think. The third thing is that, are you able to give resources to the patient? Because when you allocate resources, I must remind you that number of trauma cases are increasing tremendously. You must have realized that because of the rapidity in the vehicular transport, you have expressways, 4 lane, 6 lane, 8 lane, 12 lane, God knows how many lanes. You have Vande Bharat and all other things. So accidents will occur and will occur, which occur with a much greater magnitude. Moreover, the trauma patients which we are getting are usually young patients and very valuable for the country. So we should ask ourselves that are we in a position to provide even a reasonable care to these trauma patients, and how the situation would improve. I know everything is not within our power, but we can raise voices and get some hospitals equipped for trauma cases. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Request Dr. KP Mahaseth sir and Dr. Meena Mahaseth sir and our Vice Chancellor Dr. S.N. Sinha sir to come on the desk and hand over the memento to our guest speakers and the chairpersons. Sir, please. You have given a very nice lecture, and that is very important to you people here also. But one thing is, you all know that it is a multidisciplinary team. Previously, one anesthetist, one surgeon used to be incorporated in dealing such cases here. But now the trend has totally changed. Just you have elaborated and told that this is very important. Endovascular surgeon, anesthetist, and all that should be incorporated. And complication is rather, I will make sincere request to the management that there is a simulation program, mock program in this regard. Thank you, sir. Very nice.
और इस साइंटिफिक प्रोग्राम को इतने ब्यूटीफुली कंडक्ट करने के लिए हम सभी लोगों से चाहेंगे कि हमारे अभी के प्रोग्राम को जिन्होंने कंडक्ट किया, डॉक्टर जी सी कर्ण साहब, गणेश चंद्र कर्ण, मैंने भी पूरा नाम जाना, तो इन्हें भी एक फ्लावर पॉट दे के इनका हौसला अफजाई करें। हमारे मेरे प्रिय भूतपूर्व यहाँ के प्राचार्य और हमारे बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर महोदय, जिसी कारण मल्टीपल प्रतिभा के कायल हैं और आप लोगों ने देखा ही होगा। इस बार के कार्यक्रम में साइंटिफिक कार्यक्रम काफ़ी ज़्यादा हुए। हम इस दरभंगा मेडिकल कॉलेज के उन सारे लोगों का धन्यवाद करना चाहते हैं जो अपने वैज्ञानिक स्वाद को बढ़ा रहे हैं। आगे का कार्यक्रम के लिए अब मैं आयोजकों को यह डायस वापस करता हूं और जिस कार्यक्रम के लिए सालों सबको इंतजार करते हैं हमारे भरत सर, जिसके लिए लगातार सुबह से मैं डांट रहे हैं कि सोशल फंक्शन है, तुम साइंस क्यों घुसाए जा रहे हो। तो अब मैं आग्रह करता हूं कि सारे साइंस को मिटा के अब सबको हंसाएं। इस सभागार में उपस्थित सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और मेरा नमस्कार। मैं इस सभागार के बाहर जो भी हमारे छात्र और शिक्षक बंधु बाहर हैं, उन सबों से निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द इस परिसर में चले आए। हम लोग बहुत ही रोचक कार्यक्रम मीट एंड ग्रीट को आरंभ करने जा रहे हैं। सभी उपस्थित सज्जनों से मेरा निवेदन है कि कृपया अभी यहीं बैठे रहेंगे और मैं डॉक्टर भरत प्रसाद हमारे कार्यकारी अध्यक्ष एलुमनाई एसोसिएशन, मैं आग्रह करता हूं कृपया मंच पर स्थान लें और डॉक्टर मधुकर भट्ट सर, आपसे निवेदन है कृपया मंच पर आने का कष्ट करेंगे। हाँ, बस उसके बाद चलेगा। नहीं, शुरुआती से हाँ, बैठाया जाए। और हमारे गुरुजन डॉक्टर रवि भूषण शर्मा जी आए हुए हैं। मैं इनसे आग्रह करता हूं कृपया मंच पर आएं और मैं हमारे एसोसिएशन के मंत्री जी डॉक्टर रमन किशोर वर्मा से निवेदन करता हूं कि उनको साथ पर लेकर मंच तक आएं और अपना भी स्थान ग्रहण करें। रमन कुमार वर्मा, आई करेक्ट माई सेल्फ? नहीं, वो इस नाम से दूसरे व्यक्ति थे जो आईएमए के बहुत बड़े एक्टिव मेंबर थे, आज नहीं हम लोगों के साथ। हाँ। इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए ये माइक मैं डॉक्टर भरत प्रसाद को देता हूं। अभी हम लोग एक श्रद्धांजलि,
अभी हमारे बीच के जो सदस्य हम लोगों को छोड़कर चले गए, उनकी श्रद्धांजलि के साथ हम लोग इस कार्यक्रम का आरंभ करें। हेलो। This is a very solemn program. Our homage to the departed souls. I request all members of this august house to remain standing while this audio video is being played. This program has been produced by Dr. Raman Kumar Verma with the support of the student of this college. This is TMC Alumni Service in the memory of those who left for heavenly abode. This is our respectful homage to our teachers, friends and colleagues whom we miss today. The philosophy of life and death is a never-ending subject. We have millions of concepts and interpretations about what life or death are all about. Although to define it in medical and scientific terms, we are yet to come across a perfect philosophy or concept about life or death. Nevertheless, we have been blessed with many great theories on the subject from eminent writers and thinkers who have lived and died on this very earth in bygone centuries. We need a life based on the background in which we are born. Some tried to improve the quality of life, whereas others are content with what they have. We develop relations with members of our family and people in our neighborhood and our profession. We create next generation and bring them up, and last, we retire from our work and later from life itself. After leading a life full of mixed fortunes, success, failures, happiness, and worries, if we are given the opportunity to be reborn, the chances are that everyone will happily opt for it on this beautiful abode earth that will be the positive side of death. Where else will you get this lovely nature, misty mountains, the evergreen forests, the sun, the moon, the twinkling stars, the flowers? Where else would you experience dream-loving mind, music, and dusk? We are fortunate to be still alive. We miss our friends every day in one part of the world or the other. We need not continue lament about them. We can wish them another life on this wonderful shore. Life is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. This is what William Shakespeare said. And I am not afraid to die. I just don't want to be there when it happens. And the idea is to die young, as late as possible. Our death is not an end if we can live in our children and younger generation, for they are us. Our bodies are only tilted leaves on the tree of life. Nothing in life is certain except death and taxes. And if my doctor told me I would have only 6 minutes to live, I would boot. I would simply type a little faster. राजे गए महाराजे गए, मुफलिसों मोहताज गए,
राजे गए महाराजे गए, मुफलिसों मोहताज गए, जाना तो सबको है, कल नहीं गए आज गए, लेकिन है मौत वही जिसका जमाना करे अफसोस, है मौत वही जिसका जमाना करे अफसोस। यहाँ तो सब आते हैं जाने के लिए, वो तो इस आलम को क्या से क्या बना देता, मगर किसकी चलती है हयाते मुख्तसर के सामने। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। गम हो कि खुशी दोनों कुछ देर के साथी हैं, फिर रास्ता ही रास्ता है, हंसना है न रोना है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नयनम दहति पावकः, न चयनं क्लीदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। The body dies, but not the soul, which they assume to be the eternal reality, indestructible and bliss. Everything and all existence is believed to be connected and cyclical. All living beings composed of two things, the soul and the body or matter. Atma does not change and cannot change by its innate nature. Current karma impacts the future forms and realms of lives. Good intent and good actions lead to good future. Bad intent and bad actions lead to bad future, impacting how one reincarnates. होंगी यही बहारें उल्फत की यादगारें, होंगी यही बहारें उल्फत की यादगारें, बिगड़ेगी और बनेगी दुनिया यही रहेगी, होंगे यही झमेले ये जिंदगी के मेले, दुनिया में कम न होंगे अफसोस हम न होंगे। फूलों का रंग नूर का मौसम है जिंदगी, फूलों का रंग नूर का मौसम है जिंदगी, लेकिन गुलों की तरह बहुत कम है जिंदगी। इस जिंदगी का कर्ज चुकाने के वास्ते 100 साल भी जिए तो बहुत कम है जिंदगी। लिखा हुआ है मेरी फटी ओढ़नी पे ये, हारे हुए कबीले का परचम है जिंदगी। आंखों में ममता है तो घुंघरू है पाँव में, कहीं रक्कासा है तो कहीं मरियम है जिंदगी। है मेरी जिंदगी आपकी जिंदगी, आपकी जिंदगी है मेरी जिंदगी। अगर निभाना ही है तो आखिर तक निभा, 2 कदम साथ चलना निभाना नहीं। है मेरी जिंदगी आपकी जिंदगी, आपकी जिंदगी है मेरी जिंदगी।
हेलो हेलो, मैं सबसे पहले दरभंगा मेडिकल कॉलेज रूपी अपनी माता को इस धरती को स्पर्श करके प्रणाम करता हूँ, अपना आदर और उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता हूँ। मैं ये जब भी इस मंच पर होता हूँ मुझे महसूस होता है कि मैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज रूपी माता के गोद में हूँ, जिसके गर्भ से हम लोग का दूसरा जन्म डॉक्टर के रूप में हुआ, डॉक्टर के रूप में हुआ। आज डॉक्टर के रूप में हम लोग इन्हीं के गर्भ से पैदा होकर के हैं। इसलिए मैं इनका फिर प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और ये मीट एंड ग्रीट प्रोग्राम, ये सारे आयोजन अलुमनाई मीट एंड फाउंडेशन डे का सबका केंद्र बिंदु मीट एंड ग्रीट, मीट एंड ग्रीट प्रोग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम ऑफ दिस सेलिब्रेशन एंड इस आयोजन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भाग है मीट एंड ग्रीट। इसलिए सबसे निवेदन है जो बाहर हैं भीतर आ जाएं और इसका मजा लें। और उसके पहले, उसके बाद कुछ शुरू करने के पहले मैं चाहता हूं, और मैं अपने को नहीं रोक पा रहा हूं, मैं सम्मान व्यक्त करता हूं अपने एक फॉर्मर प्रिंसिपल डॉक्टर ईशन सिन्हा के प्रति जो यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम लोग बहुत खुश हैं उनके आने से, और मैं ये अपने को नहीं रोक पा रहा हूँ ये कहने से कि यही शख्सियत है और यही हैं जिनके कारण ये प्रोग्राम हर साल हम लोग कर रहे हैं। डंके की चोट से कहता हूँ और कहता रहूंगा कि ये इनकी देन है डॉक्टर एसएन सिन्हा की। मैं इस शख्सियत को सैल्यूट करता हूं। अब मैं मीट एंड ग्रीट प्रोग्राम का शुभारंभ करता हूं। शुभारंभ करने के पहले तो बड़ी खुशी की बात है, ये बहुत अच्छा चीज है और ये होना चाहिए। और मैं ये शुरू करता हूं एक वरिष्ठ टीचर के जो बहुत दूर से आया है, बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं, बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं। चलिए ऊपर ये हम लोग के बहुत प्रिय और दरभंगा मेडिकल कॉलेज के बहुत प्रोमिनेंट छात्र रहे हैं और सर्जरी के बहुत बड़े शख्सियत हैं। और सर्जरी में मैं इनसे निवेदन करता हूं, ये दरभंगा मेडिकल कॉलेज जिनको बता दिया गया पेपर प्रेजेंटेशन के पहले इनका इंट्रोडक्शन हो चुका है। मैं इनसे निवेदन करता हूं कि कुछ जो है अपना एक्सपीरियंस साझा करें। और एक बात इनसे निवेदन करता हूं, ये सरदार जी का जो सुप्रापीबिक नवाब साहब किए थे वो कहानी जरूर सुनावें। थैंक यू वेरी मच। ये बहुत दिस इज ए ग्रेट मैटर ऑफ प्लेजर टू मी टू बी हियर with all of you. I was invited many times to come over here, but because of my engagements, I could not come. So after leaving the job, I decided that I would attend at least once this meeting, and possibly I shall keep on attending further, because it is a great opportunity to meet all of you. This medical college, I must tell you one thing, that this medical college has created history at many places, which most of us
may not be knowing, anesthesiology, the department was started here just after the anesthesia postgraduate department in Grants Medical College, which I have already written. There are many achievements of this college that the students from here have done great honor, earned great honor at different places. Likely, I was just telling you, some of you in talk, that Bihar is still producing great doctors, great people in the technical field. Unfortunately for us, Bihar as a name is not at the highest part of the totem pole. People still pass a remark about Bihar. Collectively, we have not been able to score a good rank in the country. But I must assure you the other thing, that I have met Biharis. I have met the doctors from Darbhanga Medical College, and they have created history in many parts of India, including the United Kingdom. When I went to the United Kingdom for fellowship, one of the consultants was sitting, and he decided to see, his name was John Michael Howard. He was very English, and he thought that entire wisdom they have acquired. West has all wisdom, East has little wisdom, especially India. Now, when I had a talk with him, he told me, "What are you waiting for? Why don't you go and take fellowship?" So I told him that I have arrived only a few days back here. No, go and take the examination. You are all right. So I took the examination after 10 days and passed the examination. And when I went to meet him and the head, Paddy Crockery, do you know what he told me? He told me that Bihar, Patna Medical College and Darbhanga, God knows what kind of doctors they have. I had Motilal Singh, Moti. He said Moti. I had Ashish Mukherjee. I have now you. Passing in 3 months, 4 months, and very excellent surgeons. So I must assure you about one thing, that as individuals from Darbhanga Medical College, we have got great reputation and prestige, not only in India, in Nepal, and at other places, in England, in America. And I bow down to this alma mater for giving me such training, because whatever we are here, it is because of the great teachers who trained us. And I thank them all, and I thank you for it. Thank you very much. निवेदन है, ये तो बहुत कुछ बोल गए आप अपने हाउस सर्जन पीरियड वाली वो कहानी सुनाइए जो सरदार जी के सुपरा पीविक होने के बाद तब आप साहब के साथ घटी थी। हम सुना देते हैं। हालांकि नवाब साहब हमारे मेंटर थे। प्रोफेसर SM नवाब वाज माय मेंटर। हमने MS किया। He was excellent. He was excellent. तो वो he was a very witty man. और हम लोगों को कुछ कुछ कहते थे, मरीजों को भी कुछ कुछ कहते थे। और ज़्यादा पूछे क्या खाएं, तो कहते थे कि सर मत खाओ, लात जूता मत खाओ, और जो खाना है सो खाते रहो। तो मरीजों को कुछ कुछ कहते रहते थे। एक मरीज का उन्होंने वो स्ट्रिक्चर यूरिथ्रा का था, सुप्रापीविक किया। तो सुप्रापीविक के बाद स्ट्रिक्चर वाज अ बिट इंडोलेंट, वो नहीं, इट वाज नॉट रिस्पॉन्डिंग। सरदार जी थे, बराबर सरदार जी को कुछ न कुछ कहते रहते थे। उन्होंने मॉर्निंग राउंड में पूछा सरदार जी से
कि कहिए सरदार जी कैसे हैं, तो इस बार सरदार जी की बारी थी। वह खड़ा हुआ और कहा, हुजूर, हुजूर का इकबाल है, खुदाई रोड बंद है, नवाब रोड चालू है। वो सुपड़ा पीपी नहीं बंद। नवाब साहब वॉज स्टन्ड एंड नो आंसर, और चुपचाप वहां से हम लोगों के साथ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस प्रोग्राम में हम लोग पहले पूर्ववर्ती छात्र को बुलाते हैं, उसके बाद 1 बाय 1 हम अभी प्रेजेंट में जो छात्र हैं उनमें से इनवाइट करता हूं उनको आकर के अपना एक्सपीरियंस साझा करें। छात्र जो अभी छात्र हैं उनसे निवेदन है कि आप आ जाएं, जो आना चाहते हैं आ जाएं, मुझे तो नाम पता नहीं है, आ जाएं, आकर के अपना एक्सपीरियंस साझा करें। आइए। हाँ, स्टूडेंट्स शेयर। प्रणाम सर, प्रणाम मैम। मेरा नाम कुसुम झा है। मैं 2K17 बैच से हूँ, इंटर्न हूँ। 4-5 महीने बचे हुए हैं मेरे कॉलेज के, उसके बाद DMCH को अलविदा कह दूंगी मैं। DMCH मेरे जिंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक बहुत फनी इंस्टेंस है कि काउंसलिंग के टाइम मैं काउंसलिंग हॉल में पटना IS भवन में, पता नहीं मैं टीचर्स के सामने रो रही थी कि बस मुझे IGIMS ना मिले, मुझे DMCH मिले, क्योंकि मेरा प्रेफरेंस जो था वो IGIMS था और उसके बाद DMCH था मेरे लिस्ट में, तो मुझे लेना DMCH था। और किस्मत से जो जस्ट मेरे एक आगे थी उसको IGIMS मिलकर क्लोज हुआ और मुझे फर्स्ट सीट मिला था DMCH का उस काउंसलिंग में, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी मुझे। इस कॉलेज ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और सबसे बड़ा चीज़ जो मैं यहाँ से सीख के जाऊँगी वो है ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं किसी चीज़ को, स्ट्रेस कैसे हैंडल करते हैं, फ्रैंक होके, बोल्ड होके कम्युनिकेट कैसे करते हैं, सीनियर्स का क्या इंपॉर्टेंस है, जूनियर्स से कैसे कम्युनिकेट किया जाता है, बैचमेट्स के साथ अपने इक्वेशंस को कैसे मेंटेन करके रखा जाता है। ये सारी चीज़ें DMCH ने मुझे सिखाई हैं। DMCH ने जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक मुझे सिखाया है कि लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी परफेक्ट, पीपल विल नॉट ऑलवेज बी विथ यू और बी इन योर फेवर, दे विल चेंज, द परसेप्शन अबाउट यू विल चेंज। लोग अलग अलग धारणा बनाएंगे आपके बारे में, कभी कुछ लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, कभी वही सेम लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, पर लाइफ है ऐसे ही चलते रहता है। MBBS, डॉक्टरी, ये सब तो मुझे DMCH ने दिया ही है, जो मेरा सपना था। अपने नाम के आगे मैं डॉक्टर देख रही हूँ, डॉक्टर कुसुम झा, हर सर्टिफिकेट पे देख रही हूँ, अंदर से लग रहा है कि बस मेरा एक सपना पूरा हो गया, और इतना हो गया तो इसके बाद तो मैं आगे सब कुछ कर ही लूंगी। पर लाइफ को जीने का तरीका मुझे दरभंगा मेडिकल कॉलेज ने सिखाया है। यहाँ के टीचर्स, मेरे सीनियर्स, मेरे बैचमेट्स, मेरे जूनियर्स, सब ने मुझे कहीं ना कुछ सीख दे के ही विदा किया है अपने अपने जिंदगी से। कुछ लोग जिंदगी में आए हैं जिनका बहुत स्पेशल जगह रहेगा, और कुछ लोग जो जिंदगी से दूर भी हो गए हैं, तो उनको भी थैंक यू सो मच। आपने इतनी अच्छी चीजें मुझे सिखाई है कि क्या नहीं करना है। सिखाने वाले भी बहुत मिले हैं मुझे, और नहीं सिखाने मतलब क्या नहीं करना है ये सिखाने वाले भी बहुत लोग मिले हैं मुझे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू DMCH, थैंक यू माय टीचर्स, लॉन्ग लिव DMCH, थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर रमन कुमार वर्मा को इनवाइट करता हूं कि वो आकर के अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें। डॉक्टर रमन कुमार वर्मा। शेरो शायरी करनी। यहाँ मौजूद हमारे गुरुजन मंचासीन
मैं देख रहा हूं मेरे बगल में अरसों बाद मंचासीन डॉक्टर गगन देव नारायण सिंह पटना से आए हैं और इनको हम लोगों ने अभी सम्मानित किया। ये हमारे क्लास के साथी हैं। दोस्ती दो ही पक्की होती है, क्लास की या ग्लास की। लेकिन आप विश्वास रखें, हमारे ये क्लास के साथी हैं, ग्लास के नहीं। ग्लास तो हम लोगों ने छूना तो क्या, देखा तक नहीं है कल सुबह से। जब हम लोग हाउसमैनशिप कर रहे थे और एडमिशन लेने की, एमएस में एडमिशन लेने की बात उठी, और जब ग्लास की मैं बात कर रहा था तो मैं देखता हूं कि इस टेबल पर बहुत बोतल है। अब ग्लास का जमाना गया, बोतल का जमाना आ गया। बच्चा जब छोटा होता है तो माँ उसको दूध का बोतल पकड़ा देती है। स्कूल जाने लगता है तो वाटर बोतल पकड़ लेता है। हाई स्कूल में जाता है तो पेप्सी की बोतल थाम लेता है। कॉलेज में जाता है तो बियर की बोतल थाम लेता है। और बियर की बोतल बहुत जब काम आ जाती है तो सलाइन का बोतल काम आता है। सलाइन का बोतल भी जब काम नहीं आती तब खून का बोतल काम आता है। और खून का बोतल भी जब ज्यादा काम आ जाता है तो गंगा जल का बोतल और जमजम का बोतल तो जरूर ही काम आता है, उससे छुटकारा नहीं। तो हमारे अध्यक्ष डॉक्टर मधुकर भट्ट जी का आदेश हुआ कि मैं कुछ शेर व शायरी सुनाऊं और सुनूं। यह अवसर एक मिलन समारोह है नए और पुराने का। यह हमें मौका देता है, जो हमसे छोटे हैं वो किस तरह से क्या सोचते हैं और किस तरह से सोचते हैं, और उन्हें मौका देता है कि हम कभी क्या थे। तो खैर छोड़िए इन बातों को, मैं सीधे आता हूं। एक अभी गजल याद आ गई, वो आपके साथ साझा करना चाहता हूं। आप इत्मीनान रखें, आप भरोसा रखें, विश्वास रखें, यह गजल मेरे द्वारा लिखी गई नहीं है और न यहाँ मौजूद या गैर मौजूद किसी महिला के बारे में लिखी गई है। यह कवि की कल्पना है और कवि की कल्पना तो बहुत ऊंचे तक जाती है। तो जरा संभल के बैठिए, और जब मैं ये गजल कहूँगा तो हमारे सामने बैठे जो हमारे एलुमनाई हैं उनसे मेरा अनुरोध होगा, और इधर बैठे, कि वे आंखें बंद करके अपने को 10, 20, 30 साल, 40 साल पहले के दुनिया में ले जाएं, जब उनकी पत्नियां ज़्यादा खूबसूरत थी। खूबसूरत तो वो अभी भी हैं, माशाअल्लाह, नज़र न लगे। और इधर जो नाबालिग लड़के और लड़कियां बैठे हैं या बैठी हैं, वो कान बंद करके इसको सुने और इधर उधर न देखें, सिर्फ मंच की ओर देखें, और मंच पर भी इधर उधर ताक झांक न करें, सिर्फ मेरी ओर देखें, क्योंकि गजल का उन्वान है बहुत खूबसूरत हो तुम। जी हाँ, माफ कीजिएगा, तरन्नुम में नहीं गा सकता, कोई सी आवाज नहीं है। तो बहुत खूबसूरत हो तुम। अगर मैं ये कह दूं मोहब्बत है तुमसे, तो मुझको खुदारा गलत मत समझना
कि मेरी ज़रूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। है चेहरा तुम्हारा कि दिन है सुनहरा, है चेहरा तुम्हारा कि दिन है सुनहरा, और उस पर ये काली घटाओं का पहरा। गुलाबों सा नाजुक महकता बदन है, ये लम्हें तुम्हारे की खिलता चमन है। बिखेरे जो जुल्फें तो शर्माए बादल, बिखेरे जो जुल्फें तो शर्माए बादल, ये जाहिद भी देखे तो हो जाए पागल। वो पाकीज़ा मूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। अगर मैं ये कह दूं मोहब्बत है तुमसे, तो मुझको खुदारा गलत मत समझना कि मेरी ज़रूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। है फूलों की डाली ये बाहें तुम्हारी, है फूलों की डाली ये बाहें तुम्हारी, है खामोश जादू निगाहें तुम्हारी। है फूलों की डाली ये बाहें तुम्हारी, है खामोश जादू निगाहें तुम्हारी। जो कांटे हैं सब अपने दामन में भर लूं, बनाऊं मैं कलियों से राहें तुम्हारी। जमाने की नजरों को खुद, जमाने की नजरों से खुद को बचाना, जमाने की नजरों से खुद को बचाना। किसी और से देखो तुम दिल न लगाना, कि मेरी अमानत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। अगर मैं ये कह दूं मोहब्बत है तुमसे, तो मुझको खुदारा गलत मत समझना कि मेरी ज़रूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। जो बनके कली मुस्कुराती है अक्सर, जो बनके कली मुस्कुराती है अक्सर, शबे हिज्र में जो रुलाती है अक्सर। जो लम्हों ही लम्हों में दुनिया बदल दे, जो शायर को दे जाए पहलू गज़ल के। छुपाना जो चाहे छुपाई न जाए, भुलाना जो चाहे भुलाई न जाए। वो पहली मोहब्बत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। अगर मैं ये कह दूं मोहब्बत है तुमसे, तो मुझको खुदारा गलत मत समझना कि मेरी ज़रूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। मेरी पहली मोहब्बत ये दरभंगा मेडिकल कॉलेज है। अब बारी है छात्र और छात्राओं की। मैं निवेदन करता हूं कि छात्र और छात्राओं से कोई एक आवे और अपना एक्सपीरियंस साझा करे। आइए प्लीज, छात्र छात्राओं से निवेदन है कि उनकी बारी है। उनमें से किसी एक को मैं इनवाइट करता हूं, अपने से आ जाएं। वेलकम वेलकम, कम कम कम। सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। पहले अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू रिस्पेक्टेड डेलीगेट्स एंड माय टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं डॉक्टर आरफा आनम, द फर्स्ट पल्मोनरी मेडिसिन पीजी ऑफ डीएमसीएच। तो सबसे पहले मुझे डीएमसीएच में जब पल्मोनरी मेडिसिन मिला, तो मुझे नहीं पता था कि मैं अकेली पीजी होंगी, ना मेरा कोई सीनियर ना मेरा कोई जूनियर। तो घबराहट तो वैसे ही थी। फिर पता चला कि डिपार्टमेंट देखना है। डिपार्टमेंट देखने गए तो बाकी मेडिसिन के सीनियर्स ने कहा कि भाई तुम तो अकेली हो, अभी भी वक्त है, चेंज कर लो, रैंक अच्छा है। क्योंकि मैं सर्जरी छोड़ के आई थी फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में मुझे पल्मोनरी मेडिसिन मिला था। तो फिर लगा कि अब पल्मोनरी मेडिसिन भी छोड़ना होगा। मम्मी से कहा कि मम्मी पल्मोनरी मेडिसिन भी नहीं चाहिए, बोलिए अब जो मिल गया लेना होगा। तो भाई चले गए। फिर आर के दास सर ने मुझे समझाया एडमिशन के टाइम कि
बहुत अच्छा ब्रांच है, ले लो, अच्छा रहेगा। फिर ले लिया, दिल को संभाल लिया कि भाई चलो ले लिया है तो अब करना पड़ेगा। तो फिर जब अपने टीचर्स से मिली मैं, रिस्पेक्टेड ओपी गिरी सर, मोहन पासवान सर, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव। फिर साथ में जितने भी मेरे अपने तो कोई को-पीजी नहीं थे, बाकी मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थो, ये सारे मेरे फ्रेंड्स बन गए। गायनी की कुछ फ्रेंड्स मेरी बन गई, तो मेरी बहुत बड़ी सर्किल बन गई। तो मुझे ये जगह दरभंगा, मुझे नहीं पता था भाई कि कोई मेरे रिलेटिव्स नहीं है, तो मुझे घबराहट सी होती थी कि दरभंगा में कैसे रहूंगी। तो ये जगह भी अच्छी लगने लगी। तो 4 लाइन है इस जगह के लिए। सुंदर सुभूमि भैया भरत के देशवा में, भरत के देशवा में, मोहे प्राण बसे हिम खोहे रे बटोहिया, मोहे प्राण बसे हिम खोहे रे बटोहिया। आहू आहू भैया रे बटोही हिम देखिया, बटोही हिम देखिया, जहवा कहो की कोयली बोले रे बटोहिया, जहवा कहो की कोयली बोले रे बटोहिया। सुंदर सुभूमि भैया भरत के देशवा में, भरत के देशवा में, मोहे प्राण बसे हिम खोहे रे बटोहिया। तो ये यहाँ भी प्राण बसने लगा है अब दरभंगा में, डीएमसीएच में। थैंक यू। डॉक्टर आरफा नाम। आरफा। डॉक्टर आरफा। अच्छा, कौन डिपार्टमेंट? पल्मोनरी मेडिसिन, रेस्पिरेटरी मेडिसिन। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू डॉक्टर आयशा आशा आरफा। थैंक्स टू डॉक्टर आरफा। आप लोग बहुत एंजॉय किए होंगे डॉक्टर आरफा का जो भी हुआ है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। अब बारी है पूर्ववर्ती छात्रों की। मैं अपने बड़े भाई डॉक्टर महेंद्र झा से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आवें और अपना कुछ एक्सपीरियंस साझा करें। डॉक्टर महेंद्र झा। सबसे पहले तो मैं ऑर्गेनाइजर्स को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है और हमें ये मौका मिला है कि हम यहाँ आवे। हम 1963 में यहाँ एडमिशन लिए थे, फिर 1968 में पास कर गए MBBS। कंटिन्यूटी में हमने 72 में MS सर्जरी में किया। उसके बाद कुछ दिन सर्विस करने के बाद फिर 75 के दिसंबर में हम यहाँ RSO होकर के आए और 79 में हम यहाँ से चले गए यूके से फेलोशिप करने के बाद 83 में लौटे। तो उसके बाद से हम दरभंगा मेडिकल कॉलेज धनबाद मेडिकल कॉलेज में रहे और वहीं से रिटायर किए। यूँ तो यादें बहुत हैं, लेकिन कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ, ये बड़ा मुश्किल काम है। एक याद है मुझे कि डॉक्टर भरत के एक बैचमेट थे, काफ़ी बुजुर्ग, स्वर्गीय डॉक्टर रामविचार पांडे। वो जब इंटर्नशिप ज्वाइन किए तो उनको मिला डॉक्टर रमन प्रसाद सिन्हा का यूनिट। एक दिन शाम को रमन जी आए और
इस पेशेंट का, इस पेशेंट का, इस पेशेंट का कल ऑपरेशन होगा, तुम लोग खाना नहीं खाना। उसके बाद पांडे जी आए, दोनों पैर में ऑस्टियोआर्थराइटिस नी में था, लंगड़ाते लंगड़ाते आए। पेशेंट सर समझा कि सबसे बड़े डॉक्टर तो यही हैं, क्या कि वो 75 साल की उम्र में तो एडमिशन लिए थे। अच्छा, और उसके बाद उन्होंने पेशेंट से पूछा, हमारा ऑपरेशन काल है थे डॉक्टर साहब? तो नहीं, खा लो हो ना, खा लो, काल तो हर ऑपरेशन ना हुई। इसी तरह से सभी का ऑपरेशन उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग रमन जी ओटी में गए, इंतजार कर रहे हैं कि पेशेंट साहब गायब हो जाए, पेशेंट को बुलाओ। पेशेंट तो कोई तैयार नहीं, सब खाना खा के बैठा हुआ है। रमन जी आग बबूला हुए और प्रोफेसर कपिलदेव प्रसाद के पास गए कि सर उस बुढ़ा को हमारे साथ दे दिए हैं, वो सब कुछ समझता है, वही बड़ा डॉक्टर है, और हमको कुछ समझता ही नहीं है, उसको अपने यूनिट में लीजिए आप। ये एक हमको एक्सपीरियंस याद आ रहा है, इसीलिए हम बतला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब छात्र और छात्राओं की बारी है, मैं उनको इनवाइट करता हूं और अपने बड़े भाई महेंद्र झा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और छात्र छात्राओं में से कोई आवे और अपना साझा करें, शेयर एक्सपीरियंस साझा करें। उसके पहले मैं एक छोटी सी बात सुना देना चाहता हूं। एक हम लोग का दोस्त था डॉक्टर सैयद मोहम्मद काजिम, लोग जानते होंगे, वो सर्जरी में एमएस किया था और सर्जरी में एमएस करने के बाद टीचर हो गया। मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज नया नया खुला था, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, एसोसिएट हो गया वहीं से। उसके बाद वहाँ एसोसिएट था तो रमन जी उसको, उस समय हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, उसको बुलाए एक्सटर्नल एग्जामिनर होकर के। और बटे सर 2 मिनट सुनिए, बैठिए हमारा, भरत बैठिए 2 मिनट, बैठिए बैठिए बैठिए, हम बोल रहे हैं, आप लोग चल दिए प्लीज। तो बड़ी मेहरबानी, बैठिए। तो सैयद काजिम को एक्सटर्नल के रूप में बुलाए रमन जी, तो एग्जाम चल रहा था सर्जिकल वार्ड पे, एग्जामिनेशन केस ले रहे थे बच्चे लोग और काजिम अपना एग्जाम ले रहा था। रमन जी घूमते हुए पहुंचे तो कहे कि काजिम तुम तो बहुत एक्सपीरियंस टीचर की तरह एग्जाम ले रहे हो, बहुत एक्सपीरियंस एग्जामिनर की तरह। तो काजिम कहा, उसको एक आध बार फेल हुआ था और ये हुआ था, बहुत मजेदार आदमी था। तो कहता है क्या कि सर आप जानते ही हैं एक्सपीरियंस कैसे होता है, आदमी एक्सपीरियंस टीचर और एक्सपीरियंस एग्जामिनर कैसे बनता है। एक तो एग्जामिनेशन लेते लेते और दूसरा एग्जामिनेशन देते देते। अब समझिए मैं किस कैटेगरी में आता हूँ, इसलिए ये छोटी सी चुटकुला था, मैं सुना दिया। आइए आपका स्वागत। आपका नाम क्या है? राकेश चौधरी जी अब आए हैं, अपना एक्सपीरियंस सुनाएंगे शॉर्ट में। प्रणाम सर, सभी सीनियर्स को प्रणाम। हम डॉक्टर राकेश चौधरी हैं और मेरा घर ही दरभंगा डरहार गांव घर पड़ता है। सब कुछ डीएमसीएससी है, जन्म भी डीएमसीएस में हुआ और माँ बाबू बोलते छोटे थे तो निमोनिया हो गया था, तो सर यहीं ठीक किए थे, भोला नायक सर। अभी घर में सर ही का नाम लेते, वही भोला नायक ही सर तुमको ज़िंदगी दिए हैं। फिर कुछ बड़े हुए तो छत से खेलते हुए छत से गिर गए थे, तो फिर होश आया तो पता चला डीएमसीएस में सर्जरी बेड नंबर 7 में भर्ती थे और लेप्रोटोमी बचपन से जानते थे कि हमें लेप्रोटोमी हुआ है और 6 महीना डीएमसीएस रहना पड़ा था हमको, एडमिट थे। फिर ठीक हुए, फिर एमएल अकेडमी से मैट्रिक, फिर 2005 बैच यहीं कुंवर सिंह कॉलेज से आईसी किए, उसके बाद एमबीबीएस यहीं से किए, फिर डीटीएमएच यहीं से किए, फिर एमडी पैथोलॉजी भी यहीं से किए। और मेरी वाइफ जियो 5 गया से हैं, वो भी गया से की, लेकिन पीजी में उनको यहीं ले आए, वो भी पीजी एमडी यहीं से की, एमडी पैथो की। और फिलहाल अभी वो गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन है। ज़्यादा फालतू बात नहीं कहेंगे, बस यही कहेंगे
कुछ हम लोग अपने बारे में बहुत पूछते हैं कि आप लोग का शादी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है, सब पूछते रहते हैं। हमको अभी तक पता नहीं चला है कि लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है। जो जैसे पूछते हैं हम एक नया कहानी बोल देते हैं। पर कुछ बात कहेंगे हम इस स्टेज पे। हम लोग की शादी हो गई थी, इनसे मिले गए हुए थे हम, और सुबह हम बोले थे इनको कि पहुँचेंगे, पहुँचते पहुँचते शाम हो गया था। और अपने ये गर्ल्स हॉस्टल की टेरेस पे थी, बाहर गेट लग गया, नहीं 7 बजे के बाद एंट्री अलाउ नहीं है। हम बाहर थे, अपना हॉस्टल की टेरेस पे थी। तो उस समय जो मेरे मन में ख्याल आया इनके लिए, हम कुछ एक बात आपके लिए कहना चाहेंगे। संगमरमर सा बदनिए तेरा, संगमरमर सा बदनिए तेरा, दुपट्टा भी कंधे से सरक आई थी। संगमरमर सा बदनिए तेरा, दुपट्टा भी कंधे से सरक आई थी। वो रात याद है मुझे, जब तुम्हें देख चांदनी भी शर्माई थी। और इस स्टेज पर हम कम से कम 6-7 बार आ चुके हैं। मनीष बैठा हुआ जानता है, एक समय हम लोग आ जाते थे, बच्चे लोग बैठे बोलते राकेश बाबर चले जाता था। 2-4 शब्द हम बोलना चाहेंगे, कुछ हम उन्हीं के लिए बनाए हुए थे, ज़्यादा नहीं। सुनिएगा। निर्मल निश्चल कंचन चंचल स्वच्छ साक्षर सुंदर सुरमई, निर्मल निश्चल कंचन चंचल स्वच्छ साक्षर सुंदर सुरमई नजरों वाली। पवन वेग से जब वो मंथर मंथर लेडीज हॉस्टल से चल जाती है, दिल धक धक कर रह जाती है। गौरवन भरा तन और नैन काला, होठ ऐसे जैसे मधुशाला, चपल चतुर चितवन हिरनी जैसी चाल उसके। तो बहुत सारे बनाए थे, और कुछ बनाए थे, कुछ हमारे बैचमेट थे। वो चुपचाप तो अपने दूसरे हमारे जो बैचमेट से लव तो करते थे, लेकिन कभी इजहार नहीं करते थे। जब भी उनसे पूछते थे, बताओ यार शिव क्या तुम, नहीं हम तो कुछ नहीं, सब फालतू बात है, प्यार मोहब्बत से दूर रहते हैं। उसके लिए एक शेर बनाए थे, आप लोग सुनिएगा। तो शेर इस तरह का है। उनकी बातों पे मत जाए गालिब, उनकी बातों पे मत जाए गालिब, जो फरमाते हैं हमसे कि हम इश्क नहीं करते। उनकी बातों पे मत जाए गालिब, जो फरमाते हैं हमसे कि हम इश्क नहीं करते। किसी की नजरों की कशिश की कसक, किसी की नजरों की कशिश की कसक अगर मिल गई उनकी नजरों में, तो समझो यारो इश्क तो हो ही गया है। ठीक है, ज्यादा आप टाइम नहीं लेंगे, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत लोगों का मन मोहा और बहुत मनोरंजन किया। मैं एक मिनट डॉक्टर सुशील जी बैठिए। अब मैं अपने प्रिय छात्रों में से कुछ लोगों को इनवाइट करना चाहूंगा। मैं डॉक्टर बटेश्वर सिंह को इनवाइट करता हूं। ये हैं डॉक्टर बटेश्वर सिंह, हम लोगों के छात्र और बहुत मेधावी छात्र। ये फॉर्मर HOD ऑफ कार्डियोलॉजी IGIMS जस्ट रिटायर्ड, अभी रिटायर किए हैं। मैं इनसे अनुरोध करता हूं डॉक्टर बटेश्वर जी से कि अपना एक्सपीरियंस साझा करें, और जो है और कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में जाकर के और इस इंस्टीट्यूशन का नाम रोशन किए, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू। मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर SN सिन्हा और काफ़ी हमारे सीनियर डॉक्टर भरत बाबू, गगनदेव सिंह जी और लोग, संजय, काफ़ी लोग बैठे हैं, स्टूडेंट्स भी हैं। हाँ, सब लोग, काफ़ी लोग हैं। तो काफ़ी कंफ्यूजन है कि मैं इस स्टेज पर आया क्या बोलूँ और क्या ना बोलूँ। बहुत दिनों तक 10-15 साल तक यहाँ बोलता रहा, लोगों से बुलवाता रहा। सर कितना मेधावी छात्र था, सर बहुत प्रशंसा की, तो अपनी प्रशंसा मैं कैसे करूं। लेकिन काफ़ी दिन मैं यहाँ काफ़ी एक्टिव रहा इस मेडिकल कॉलेज में, और आई एम रियली ऑलवेज इंडेप्टेड टू दिस मेडिकल कॉलेज। आई एम समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर कार्डियोलॉजिस्ट, अदर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट ड्यू टू दिस Darbhanga Medical College only. I got training from stalwarts like Professor Mohan Mishra and Singh sir, which was not available anywhere in the country. I traveled a lot, DHU, JJ Hospital, Mumbai, anywhere. Nowhere teachers were like that, from whom I studied here in Department of Medicine. About Professor Mohan Mishra, we used to say, let Mohan Mishra sir, कि medicine knows him, not he knows medicine.
उलट क्या कहते हैं हम लोग, मेडिसिन नोज इन सच वेयर द टीचर्स एंड स्टॉलवर्ड्स हियर, लेडीज एंड जेंटलमैन, काफ़ी यहाँ के बारे में एक्सपीरियंस है। रमन जी के बारे में लोग सुना रहे थे तो मुझे याद आया, मैं पास आउट कर गया था यहाँ से, पीजी वगैरह करके नौकरी करने चला गया था, और लेकिन यहाँ रहता था, नौकरी करते वक्त भी कुछ दिन आता था। कोई लड़का फाइनल ईयर का इम्तहान दे रहा था, तो वो शायद फेल वेल कर गया, उसको कोई बता दिया कि फेल कर दिया, और बच्चों ने ट्रेनिंग दिया कि अब मुजफ्फरपुर गए हैं, लौट के आएंगे, बॉस का ही पैर पकड़ लेना, चाहेंगे तो पास कर जाओगे। फिर आया, वो मिला, कहा कि ऐसे ऐसे हुआ, हमको इतना ही नंबर आया है, और रमन बाबू को पैरवी करना काफ़ी मुश्किल, अपराइट आदमी, किसी का न सुनने वाले, लेकिन लड़का पैर छोड़ा ही नहीं। मैं फिर रमन प्रसाद जी के यहाँ गया सवेरे सवेरे, जाकर बोल दिया कि इतना नंबर को पास कर दीजिएगा सर। तो कहें कि आप कैसे कैसे लोगों का पैरवी करने चले आते हैं, नाक से बोलते थे सर, ऐसा कहीं होने वाला है जिसको 10 नंबर हुआ वो पास करेगा, हम आपको पैरवी कर दिए सर, हम चलेगा, आपका काम और मेरा काम अलग अलग सर, आप जो करिएगा, लकली तक लड़का पास करेगा। और जब तक हम रहे आता रहा, काफ़ी एक्सपीरियंस है, और यहाँ के हम लोगों ने काफ़ी बढ़िया मेडिकल डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी इस्टेब्लिश किया इंदिरा गांधी में, जो दुनिया के किसी भी अस्पताल से इंफीरियर नहीं है। इन डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी कैथ लैब था, आईवास, whatever you read in the books, manual textbook of cardiology, that was available in the department, and we used to do all types of intervention, right from pacemaker to BMV or angioplasty, any intervention you know and read in the textbook we are doing. And when I joined the institute, there was not an ECG machine there. So if you have determination to build a department, rebuild this institute, like it, then you can build it. It is evident from the Department of Cardiology, Indira Gandhi Institute of Medical Sciences, Patna. Thank you very much. Thank you very much for giving me the opportunity. क्या बोले सर पता ही नहीं चला, मेधावी जो कहे ना, तो हमको बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मेधावी कहे, ये लोग मेधावी के साथ साथ क्या कहे, वो कहना चाहिए नहीं, मगर कहता हूँ कि ये लोग कुछ और थे, और उनको अस्थिर करने के लिए हम ही लोग थे, और अस्थिर करके रखते थे। डॉक्टर बटेश्वर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कॉलेज का काफी कंट्रीब्यूशन। मैं यही जानता हूँ कि जो मेधावी होता है वो थोड़ा खुरचाली भी होता है। जाइए। हेलो, अब बारी है छात्रों की। छात्र छात्राओं में से किसी एक का को निवेदन है कि हमें नहीं है, बैठिए भरत जी, आप बैठिए अभी। नहीं, हाँ जाइए। हेलो, छात्र छात्राओं से निवेदन है कि उनमें से कोई एक आवे और अपना एक्सपीरियंस साझा करें, प्लीज। आइए, कोई एक आदमी आइए। बहुत अच्छा हो रहा है आप लोगों के तरफ से, आप लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है। आ रहे हैं? आइए, स्वागत है आपका। चलो यार, आओ ना। हिजक किस बात की है? नाम क्या है? महताब आलम को मैं स्वागत करता हूं और इनसे अनुरोध करता हूं कि अपना साझा करें, अपना एक्सपीरियंस। गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक्चुअली मैं यहाँ पे मेडिसिन उठाया मैंने इस बार। एक्चुअली मैंने अपना यूसीएमएस से किया था, यूजी दिल्ली से, तो मेरे को वहाँ से यहाँ पे आने में एकदम बहुत ही बड़ा ट्रांजिशन मेरे लिए हुआ है। तो यहाँ पे आके पहले तो मुझे 1 महीना बिल्कुल मन नहीं लगा, बिल्कुल भी मैं क्या करूँगा यहाँ पे। मेरे को तो बिल्कुल अपने बहुत ही चेंज लग रहा था, मेरे को रहने में, सहने में, बात करने में लोगों से, कुछ भी बहुत हिचकिचाहट हो रही थी यहाँ पे मेरे को। फिर 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, फिर मेरे को अपना यूनिट मिल गया। फिर मेरा यूनिट मेरे को पीके सिन्हा सर की यूनिट में मुझे मिला, तो मेरे सीनियर लोग, मेरे सर काफ़ी सपोर्टिव थे, मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी देखा, यहाँ पे फाउंडेशन डे में भी मैंने देखा, कुछ काम किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे लोगों से मिलकर, बहुत अच्छा लगा। मतलब मेरे को दिल को इतनी तसल्ली मिल रही है कि यहाँ पे मैं बहुत अच्छा हुआ कि मैं यहाँ आ गया। मतलब कुछ भी होता है वो बहुत ही अच्छे के लिए होता है।
तो जो भी हुआ मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। मैं इसके लिए सच में बहुत ज़्यादा खुशी हूँ, बहुत ज़्यादा भाई। महताब जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत मनोरंजन किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब बारी है पूर्ववर्ती छात्रों की। मैं डॉक्टर भरत से अनुरोध करूंगा, एमिनेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन ऑफ पटना मेडिकल कॉलेज। चले गए लोग? अच्छा ठीक है, चले गए। तो मैं पटना की बारी है। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर रविभूषण शर्मा, एमिनेंट न्यूरोसर्जन ऑफ पटना, आए और अपना एक्सपीरियंस साझा करें। डॉक्टर रविभूषण शर्मा, इनकी पर्सनालिटी देखती बनती थी, मगर समय का तकाजा है, सब चीज भटक गया। क्या करेगा कोई, फिर भी सोचना नहीं है सर। ठीक है, रविभूषण शर्मा जी। हाँ, मैं रवि जी के लिए कहता हूँ, खंडहर कहता है इमारत कितनी बुलंद रही होगी। मेरे क्लासमेट है। हम और मधुकर भट्ट दोनों यहाँ करीब करीब 10 साल रहे थे साथ साथ। बहुत सी उसमें कुछ बहुत से स्वीट मेमोरीज हैं, बहुत से बैड मेमोरीज भी हैं, सबको तो रिलेट नहीं कर सकता हूँ। और दोनों आदमी हम लोग एमएस करके भट्ट जी अपने जगह गए, मैं भी अपने जगह गया, फिर मैं इंग्लैंड चला गया जहाँ करीब करीब 10 साल रहा। झा जी तो उठ के चले गए। हम लोग जब एमएस कर रहे थे उस समय झा जी आए थे, झा जी। उन्होंने कहा कि बिहारियों को बहुत नीची नज़र से देखा जाता है हर जगह, ये बात गलत है। मैं इंडिया में भी जहाँ गया या वर्ल्ड में आप कहीं जाएं तो बिहार एंड डीएमसीएच का एक न एक आपको वहाँ पर मिल ही जाएगा जो अपने आप को स्तंभ बना दिया। 10-11 साल रहे इंग्लैंड में। मैं लंदन में था मोस्टली, क्वीन स्क्वायर, सेंट पार्क, and I was very much liked by the patients, my senior colleagues, my colleagues, and I was at that time quite a smart, so I was a blue-eye boy for the girls also, and nurses also. Anyway, after doing my fellowship from London, I completed my neurosurgery and then came back and established as a private practitioner in Patna. Nowadays, the situation is that 98% of the doctors in Patna, they think that I'm a PMCA product. Because they wonder how a man from Darbhanga can come and establish it here without any ground. I didn't have any hospital posting, nothing like that. I started from beginning and really established it. And now the Patna has got almost 50 neurosurgeons. But I like my parent institution, Darbhanga Medical College, where I did my basic things. I every year try to come here, but unfortunately, I have constructed a Shiv temple in my village where I was born. So every Mahashivratri I go there to do worship. Unfortunately, this college day almost coincides with that, so I failed to come here. But this time, I got the time and then come, and I feel very honored to be here. I won't say that I've been invited, but I have come myself because it's my institution. I have been here, and I wish everything good. Thank you. हेलो, थैंक यू सर, बड़ी मेहरबानी। आप बहुत अच्छा से लोगों का मनोरंजन किए, अपना एक्सपीरियंस बताए। अब बारी है छात्रों की। छात्रों से अनुरोध है कि आ जाएं प्लीज, जिस तरह से आ रहे हैं बारी बारी से आए। रविभूषण जी हमसे 1 साल सीनियर थे, लेकिन वेस्ट हॉस्टल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो नेबर थे। हम 25 नंबर में रहते थे और ये हमारे बगल में रहते थे। और एक मरते ये यूके से आए हुए थे फेलोशिप करके न्यूरो सर्जरी में, हमको सेक्रेटेरिएट में मिले और फिर हम लोग एक दूसरे के गिला शिकवा किए। अभी यूके की बात कर रहे हैं ये,
तो मैं एक छोटी सी घटना बता देता हूँ। एक डॉक्टर केजरीवाल थे मेडिसिन में थे, तो वो पैरवी कर रहे थे, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर किसी चीज की पैरवी कर रहे थे। तो बड़ी परेशानी हो रही थी फील्ड में, हम लोग बैठे हुए थे न्यू सेक्रेटेरिएट के फील्ड में, वो भी आए बैठ गए। हम लोगों ने पूछा कि सर क्या हालचाल है, तो कहे हालचाल खाक रहेगा जी, इतने दिन से दौड़ रहा हूँ, अब लगता है कि मुझे अब इस सर्विस को छोड़ के बेवतन हो जाना पड़ेगा। और वो इंग्लैंड चले गए, इंग्लैंड से आए, अपना MRCP करके फिर रांची में ज्वाइन किया। ठीक है, थैंक यू। अब बारी है छात्रों की, आइए प्लीज। क्या? अच्छा ठीक है, कौन है? आप बोलिएगा, क्या नाम है? धनेश्वर ठाकुर। हाँ, अब आए हैं डॉक्टर ठाकुर, ये बोलेंगे और आप लोगों का मनोरंजन करेंगे। डॉक्टर ठाकुर। धन्यवाद। मैं डॉक्टर धनाकर ठाकुर, हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में मेडिसिन का प्रोफेसर। लेकिन जब इन्होंने छात्र को बुलाया तो मैं इसलिए आया कि मेडिसिन में जो पहला क्लास हमारा हुआ था पैथोलॉजी लेक्चर थिएटर में, तो डॉक्टर NP मिश्रा ने एक लाइन कही थी, यू मे बी मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ आर्ट्स, इवन मास्टर ऑफ सर्जरी, यू मे बी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन बट नेवर मास्टर ऑफ मेडिसिन, यू विल रिमेन स्टूडेंट ऑफ मेडिसिन, स्टूडेंट ऑफ मेडिसिन। तो इसीलिए छात्रों के कहने पर मैं आया हूँ और इस पोडियम से मैं हमारे गुरु, मेडिसिन के गुरु तो मैं डॉक्टर BN दासगुप्ता को अपना मानता हूँ, यद्यपि वो रिटायर हो गए थे, उनके साथ था, और संभवतः उनके पैट्रनशिप के चलते ही मेरे द्वारा एक स्टूडेंट के द्वारा, 4th ईयर के स्टूडेंट के द्वारा, इस वेस्ट हॉस्टल की बात आपने की, मैं भी 20 नंबर हॉस्टल में रहता था। मेरा रूम इमरजेंसी में सीज हो गया था जब नेशनल इमरजेंसी लगा था। डॉक्टर शंभू शरण श्रीवास्तव आकर बैठे और उन्होंने मुझे उस कमरे में जगह दिलवाया। जब तक मैं किसी दूसरे स्टूडेंट का, और जो सामान लेकर उदय शंकर था या एनाटॉमी में था प्रोफेसर, उस समय चद्दर मांग के लाया और मैं यहाँ रहा। और बाद में कानाची उसी रूम से नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया। गोविंदाचार्य को, मदन दास जी को, इस पोडियम में प्रोफेसर राजेंद्र सिंह को बुला करके, आज वो देशव्यापी संगठन है, NMC में भी हमारे बहुत सारे मेंबर हैं। और अब तो मैं अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद, मिथिला स्टेट मूवमेंट, नेशनलिस्ट इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे करीब 69 ऑर्गेनाइजेशन को मैं बना चुका हूँ, संभवतः क्योंकि मैं विश्वामित्र गोत्र का ब्राह्मण हूँ। और मैं यहाँ पर अपने सारे टीचर, डॉक्टर RR गांगुली, याद आते हैं सर्जरी वार्ड से ऊपर नया बन रहा था, एक सांड वहां पर था जिसका गिर गया था, उसका उन्होंने फ्रैक्चर रिडक्शन किया था। और हम लोग आकर के अराउंड, जब मैं उस समय तो स्टूडेंट था, और करते थे यहाँ पर। डॉक्टर मोहन मिश्रा, मेरा अपना अंदाज है, मैंने MD उनके अंडर में किया। शायद मैंने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, वो सुनकर वो मुस्कुरा रहे थे उस समय, आपने ये कैसे लिखा कि कंप्यूटर साइंस में मैं रहता तो ज्यादा अच्छा करता। मेरा अंदाज है ऐसा, क्योंकि मैंने नेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई है। और सर के रूम हाथ में जो स्टैटिस्टिकल था, हमने अपने थीसिस को स्वयं किया। हमको स्टैटिस्टिशियन के पास जाने की जरूरत नहीं होती थी, हमेशा बोलते थे डिवाइडर लेकर इस चीज रखो। सर, हमारे शिक्षक लोग और हमारे मित्र जो है यहाँ पर कई लोग, रमन जी वगैरह मित्र, इसलिए कहा कि मेरे साथी के पति भी हैं, सरोज पति हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि मैं 5 मेडिकल कॉलेज में पढ़ा चुका हूँ। और ठीक लोगों ने कहा, बटेश्वर ने या किसी ने कहा है कि हमारे जैसे शिक्षक थे, उस तरह के शिक्षक डॉक्टर HN द्विवेदी, किनको मैं याद करूं, डॉक्टर श्री मोहन मिश्रा बिल्ली के आंख के बारे में पढ़ाने लगते थे, डॉक्टर वासुदेव प्रसाद, उनके जैसा ऑनेस्ट और डिटरमिन्ड टीचर। स्टूडेंट को उसने कहा, मणिपुर वाले को अभी प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है, क्या ठाकुर जी आप देता है, आप ऐसे पैरवी नहीं करा सके, मुझे तो यदि होता तो मैं उस लड़के को MS अवार्ड कर देता। इस तरह के एक लोग थे, एनाटॉमी से लेके वहां तक। और एक छात्रा कुसुम ने जो पहले यहाँ कही कि उसे IGMS नहीं मिला,
तब वो यहाँ आए। इतना स्टैंडर्ड हमारे कॉलेज का कभी गिरा नहीं था। मैं बिहार में 19वां था और मैंने यहाँ चॉइस करके दरभंगा में आया था। मैं रांची यूनिवर्सिटी का टॉपर था और मुझसे भी पहले 2 लड़के यहाँ आ चुके थे। हमारे कॉलेज का स्टैंडर्ड काफी ऊंचा है। मैं जहाँ कहीं गया हूँ केवल एक बात कहकर मैं तो शाम तक सुना सकता हूँ, 207 मेडिकल कॉलेज में घूमा हुआ हूँ। मेरे इतना कोई आदमी आज तक मेडिकल साइंस या भारत कोई नहीं घूमे है कोई आदमी। लेकिन मैं एक बात आपको केवल कहता हूँ, अपने कॉलेज के ऊपर में आप गर्व करिए, कभी भी हीन भावना मत लाइए। सभी कॉलेज अपने ही हैं भारत की, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन दरभंगा मेडिकल कॉलेज तो फिर भी कुछ ऐसा है जैसा दूसरा नहीं। मैं यदि मुझे फिर से अगला जन्म, और होगा ही क्योंकि हमारी कामनाएं बहुत सारी अतृप्त हैं, तो मुझे लगता है कि मैं इसी कॉलेज में आके पढ़ना चाहूंगा। और आपने एक छात्र के नाते मुझे बुलाया तो मैं छात्र के नाते आया हूँ। एक एक टीचर के बारे में मैं एक खाली अपील आप लोगों से करना चाहता हूँ। 3 बुक अंडर प्रोसेस है, डॉक्टर BN दास गुप्ता, डॉक्टर KK सिन्हा रांची, डॉक्टर मोहन मिश्रा और डॉक्टर NP मिश्रा। आप लोग dhanakkar@gmail.com, मैं रमन जी को कई बार बोल चुका हूँ, मैं खुद भी 50-50 पेज लिख चुका हूँ, लेकिन यदि ये हो जाता है तो मैं उन लोगों के ऊपर में बुक पब्लिश करना चाहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर ठाकुर, थैंक यू, थैंक यू। अब मैं डॉक्टर मधुकर एक बात से अनुरोध करूंगा कि हमें अपना एक्सपीरियंस साझा करें। ये हम लोगों के अलुमनाई एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं डॉक्टर मधुकर भट्ट। धन्यवाद भरत जी। मैंने पहले भी कहा कि जब भी मैं इस धरती पर, यहाँ की धरती पर, मेडिकल कॉलेज की धरती पर जब भी मैं पैर रखता हूँ तो रोमांचित हो जाता हूँ। आज मैं जो भी कुछ हूँ, जहाँ भी हूँ, और इस मंच पर अभी जो हूँ, इस मेडिकल कॉलेज की बदौलत से 1962 में मैंने एडमिशन लिया, 67 में MBBS, उसके बाद उसी लगातार में 71 में MS, फिर मुझे 4 साल यहाँ और रहने का मौका मिला एज एनाटमी डिमॉन्स्ट्रेटर या ट्यूटर जो कहिए, और उसके बाद एज रेजिडेंट सर्जन का कैरियर मेरा सर्जरी में शुरू हुआ रांची में, जहाँ मैं प्रोफेसर हेड सर्जरी के रूप में 2003 में रिटायर किया। तो लेकिन मुझे आज भी 1962 का वह दिन याद आता है जब पहली बार एडमिशन के बाद क्लास के लिए हम लोग गेट पर आए, 5-7 स्टूडेंट और खड़े थे। सब क्या बात है यहाँ क्यों, क्लास है 8 बजे से, बोला आगे बॉस लोग खड़े हैं, रैगिंग खिंचाई कर रहे हैं। वो स्वर्णिम पीरियड था रैगिंग का। अब तो आज के स्टूडेंट्स इससे बचे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो उस जमाने में रैगिंग वाज एट पीक। मैं गया, चलो भाई क्लास है, कैसे पकड़ा गया। पहले एक ने पूछा मुझसे कि क्या पार्टनर कहाँ से आए हो, बताया। तो पता नहीं क्यों उन्होंने पूछा प्राइमरी स्कूलिंग क्या हुई, कहाँ हुई, तो हमने कहा गुरुपिंडा में। तो ओ जहाँ बोरा उरा लेकर जाते थे, तो हाँ वहीं से। हाँ तुम मेडिकल कॉलेज में आ गए, कैसे हिम्मत हुआ तुम्हारा। खत्म हुई, चलिए तब तक एक टीचर आ गए, उन्हीं का क्लास था, उनको फिजियोलॉजी के। उन्होंने देखा कि यहाँ गड़बड़ मामला चल रहा है, उनको आते देख करके वो सब पलायन कर गए और तब हम लोग क्लास की ओर बढ़े। उसी ग्रुप में एक 3rd ईयर के स्टूडेंट मेरे ही वहीं से बिहार शिफ्ट नालंदा कॉलेज के थे, वो बाद में उसने बुलाया, उनको मैं भैया कहता था, पहले से परिचय था। वो बोले देखो अब से तुमसे कोई इस तरह का सवाल करे, कहना संत बोरिस स्कूल से पढ़ के आए हैं। संत बोरिस, बोरा से उन्होंने कर दिया कि संत बोरिस कहा करना। मैंने एक नया टर्म सीख लिया। और इसी तरह उस जमाने में सेंटअप का एग्जाम बहुत कड़ाई से होता था। हर एग्जाम में 20-30 स्टूडेंट जरूर रोके जाते थे। तो वहाँ जब हम लोग फॉर्म भरने गए तो पीछे से वो लोग गाना गाते थे, हो जाने वाले हो सके तो लौट के आना, उनका साथ देने के लिए। और इसी तरह जिंदगी गुजरती गई। एक आध स्टूडेंट थे जो 4-5 साल से फेल कर रहे थे, तो
एक बार ऐसे ही हम लोगों ने पूछा कि सर, थे तो सीनियर इसलिए सर ही कहना पड़ता था, सर क्या बात अरे मेरा चिंता मत करो, हमको बाबूजी बोल कर भेजे हैं कि बेटा चाहे 20 साल लगे लेकिन डॉक्टर बढ़िया बन के निकलना, इसलिए कोई चिंता नहीं, तुम लोग जाओ, हो सकता है हम इस बार भी थोड़ा और अनुभव प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से गुजरता गया। फिर तो उसके बाद तो फिर नई जिंदगी शुरू हो गई और मैं इनको बहुत इनके प्रति शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर भरत लास्ट ईयर इन्होंने मुझे ये दायित्व दिया था एलुमिनी एसोसिएशन का के प्रेसिडेंट का, लेकिन मैं रांची में रहता हूँ, वहीं बस गया हूँ, इसलिए मैंने बराबर आग्रह किया कि आप ही संभालिए। इन्होंने एश्योर किया था कि 1 साल आप देख लीजिए, एक्टिंग मेरी सारी जिम्मेवारी ये करेंगे, जब जरूरत होगी बुलाएंगे। अब वो 1 साल पूरा हो गया है, हो सकता है मुझे छुट्टी मिले इस दायित्व से। सबों को अनेक नमस्कार, मित्रों को भी, हमारे जो वरीय कनीय सब हैं, सबों को नमस्कार। मधुकर भट्ट ने भी कहा कि वो अब चूँकि रांची में रहता है, उसको यहाँ से आने जाने में दिक्कत है, तो हम लोग डॉक्टर भरत सिंह को रिक्वेस्ट करेंगे कि भरत प्रसाद को रिक्वेस्ट करेंगे कि अब एलुमनाई का प्रेसिडेंटशिप ग्रहण करें और हम लोग को अनुग्रहित करें। थैंक यू। हम लोग तो बहुत उत्साहित थे सर आपको अध्यक्ष के रूप में देख करके, अभी थोड़ा मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। अब मैं अनुरोध करूंगा, मंच पर बैठे हुए एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर उदयकांत चौधरी, वो 72 बैच के हैं, 72 में पास किए हैं। उनसे अनुरोध है कि वो आवे और अपना एक्सपीरियंस साझा करें। डॉक्टर उदयकांत चौधरी। हेलो, मैं डॉक्टर उदयचंद चौधरी हूँ, 67-72 बैच में। उसके बाद हम लोग बहुत दूर तक झंडा फहराए हैं। 67-72 बैच में ब्रजेश कुमार सिन्हा सर्जरी में यहाँ रहे, और भी अशोक कुमार गुप्ता हुए, बहुत सारे हम लोग अभी हैं काम सेवा में। सेवा तो निकल गए, हम काठमांडू यूनिवर्सिटी में अभी थे 5 साल, आखिरी में 74 हो गया, तब मैं वहाँ से छोड़ कर आया। वहाँ का गवर्नर प्राइज दिया हमको, हम बोले कि 5000 हम ट्यूबेक्टोमी किए थे। सर्जन थे, सर्जरी में हम लोग सर्जरी, जनरल सर्जरी, गायनिक, देन ऑर्थोपेडिक। तो क्या है कि अभी का जो काम है दरभंगा में, मेरा घर भी यही है, ससुराल भी यही है, मकान जमीन जगह सब है, तो आते हैं बीच बीच में। सोचते थे कि दरभंगा मेरे को बढ़ते तो बहुत जा रहा है, अभी ऊंचाई आसमान तक है। हम लोग एक ऐसा सेंटर खोले जा सकते हैं अलग, जिसमें जैसे पटना में है महावीर आरोग्य संस्थान है, रामकृष्ण मिशन है, तो वहाँ बहुत गरीब को और अमीर जो कंजूस हैं या जिनको इलाज सब जगह से नहीं हो पाया, वो सेटिस्फैक्शन प्राइवेट में फ्री में मिलता है। ये बात पहले हम उतना नहीं जानते थे, फ्री तो लोग देखता ही है डॉक्टर। मेरा अनुभव सर है, हर चीज़ में रिकॉर्ड बना है, कैटरेक्ट के टाइम से लेके और बाकी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से क्या क्या नहीं किए हैं, लेकिन वो ट्रेडिशन यहाँ बच रहा है। ये बात नहीं कि ख़त्म हुआ, और बढ़ना चाहिए। तो हम लोगों के टाइम में 72-73 में जो भी लोग आते थे, तो हम लोगों को वॉलंटियर में खूब काम करने में मन लगता। उससे फायदा क्या हुआ कि हम 3-4 देश के मरीज को हमेशा 10-12 देश का मरीज कटिहार में आता है, नेपाल में और भी 10-12 देश का आता है। जैसे ही सुनता है कि पटना मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हैं, दरभंगा के हैं, तो कुछ लोग उसमें मेरा फैन निकल आता है, सर दरभंगा से आप हैं। हम नहीं जानते थे कि दरभंगा पटना एक ही राज्य में। कुछ लोग ऐसा भी साउथ इंडिया का था, मालदीव का था। एक्चुअली दरभंगा मेडिकल कॉलेज में खूबी यह है कि डॉक्टर अपने को ऑफिसर नहीं समझता, क्योंकि पोस्टिंग तो होता है मेडिकल ऑफिसर, हम लोग बोले नहीं, हम लोग डॉक्टर।
वही चीज़ का हम तो संजोग से आ गए, मालूम था, पेपर में निकला, यूट्यूब में निकला, पूछे तो कहा 23 को है। एक बात अभी बाकी है कि 21-22 स्टूडेंट को सर्टेन एक्रेडिट किया गया है, तभी तो प्रोग्राम में होगा। दिक्कत ये नहीं है कि डॉक्टर को क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत कम है, लेकिन छोड़ना भी नहीं चाहिए। क्योंकि आप सोचेंगे कि ये है वो है, कोक्लियर न्यूराइटिस है तो बैलेंस्ड है, ये सर्वाइकल स्पाइन है, आप शुरू तो कीजिए। हम लोग शुरू से हाउस सर्जनशिप टाइम में पैराप्लीजिया ट्यूबरक्लोसिस से जो ठीक किए फाइनल ईयर में, वो अभी तक कॉन्फिडेंस है कि जरूरी नहीं है कि कोई MBBS किया तो आँख का डॉक्टर आँखें जानेगा, सब कुछ जानता था लोग, आज भी है। अभी बहुत डॉक्टर दरभंगा में हैं जो MA डिग्री लिए हैं ऑर्थोपेडिक में, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ENT का, इसमें कहीं बुरा नहीं। कई ऑर्थोपेडिक के हैं जो दूसरे विषय में है, कुछ लोग अभी भी हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो एनेस्थेसिया का प्रैक्टिस कर रहे हैं। और थे डॉक्टर ENT के, डॉक्टर बरकत, उनका मकान है कमर्शियल चौक पर। डॉक्टर का पहला 90% काम है सेवा करना। सेवा लगे रही, डॉक्टर मेरा लूटेगा नहीं, ठगेगा नहीं, फंसाएगा नहीं, जो ठेठ भाषा है। इसलिए ये स्प्रिट अगर ये होगा कि हम आँख का डॉक्टर है, नहीं देखेंगे, सो नहीं राय देंगे, कहाँ जाओ, डॉक्टर रमन कुमार वर्मा के यहाँ जाओ। इतना बोलने से वो मरीज रमन कुमार वर्मा के यहाँ जरूर जाएगा। यही चीज ध्यान रखना, नेग्लेक्ट नहीं करना। थैंक यू। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि कन्फाइंड टू योर स्पेशलिटी, कन्फाइंड टू योर स्पेशलिटी एकदम स्ट्रिक्टली। अगर कोई ऑर्थो सर्जन नहीं है और वो ऑर्थो जनरल सर्जन, एक ज़माने में हम लोग ऑर्थो न्यूरो सब करते थे, लेकिन ग्रेजुअली छोड़ना पड़ा। बस अगर सर्जन जनरल सर्जन है जो डिफाइंड है उतना ही काम करना है, नॉट मोर देन दैट। और जितने काम का कंसेंट लिया है बस उतना ही काम करना है। हेलो, छात्रों से एक बार और अनुरोध है कि अगर उसमें से कोई अपने को वॉलंटियर करे, आवे अपना एक्सपीरियंस साझा करने के लिए, तो बड़ी अच्छी बात है। कोई आना चाहते हैं तो आवे। नहीं, अब किसको, अब गगनदेव सिंह को बुलवा देते हैं। हाँ, अब मैं डॉक्टर GN सिंह, डॉक्टर गगनदेव नारायण सिंह, एमिनेंट ENT स्पेशलिस्ट से अनुरोध करता हूँ कि आवे और अपना एक्सपीरियंस साझा करें। डॉक्टर GN सिंह, गगनदेव नारायण सिंह, वहीं से बोलिएगा। हाँ ठीक है, बोलिए। मैं डॉक्टर गगनदेव नारायण सिंह हूँ। 65 में यहाँ नाम लिखाया, 70 में MBBS की डिग्री की। उसके बाद लगातार कंटिन्यूअस जूनियरशिप, इंटर्नशिप, जूनियरशिप, सीनियरशिप करने के बाद डिप्लोमा में एडमिशन लिया, DLO किया, फिर प्रोफेसर CD सिन्हा के अंडर में MS किए। उसके बाद मैं ENT डिपार्टमेंट में पदस्थापक, कुछ दिन तो हायाघाट में ब्लॉक में रहा, डिफरेंट स्मॉल पॉक्स में डिप्यूटेशन में रहा। उसके बाद मैं यहाँ आ गया एज ए रेजिडेंट। उस समय का एक वाकया हमको बड़ा ही अच्छा याद आया है, इसीलिए सोचा कि मैं बता दूं, आप लोगों से शेयर करूं। उस समय एक हमारे सुपरिटेंडेंट साहब थे। सुपरिटेंडेंट साहब एक दिन आए जैन, डॉक्टर जिसके जैन के पास, बोले कि डॉक्टर जैन हमको एक विकलांग का सर्टिफिकेट दे दीजिए, हियरिंग लॉस का सर्टिफिकेट दे दीजिए। तो बोले कि सर हम दे सकते हैं आपको, लेकिन ये लेना आपके लिए उचित नहीं होगा। तो बहुत जिद किए, तो हमको बुलवाए कि गगनदेव जरा इनको आप एक सर्टिफिकेट दे दो। हमने सुपरिटेंडेंट साहब को ले गए, हम ले गए उसको ऑडियोमेट्री रूम में ले गए उनको ऑडियोमेट्री करने के लिए। तो हमको बोले कि सर आप कितना कम सुनते हैं। तो मेरा मुंह देख के बोलते हैं कि नहीं, आपको डॉक्टर जैन बोले हैं ना, आप वही काम कीजिए ना। हमको सर तो उसके लिए हम पूछ रहे हैं ना आपसे, उसी का तो पूछ रहे हैं। फिर आपका ऑडियोमेट्री टेस्ट करेंगे, जो ऑडियोग्राम आएगा आपका वो रिपोर्ट देंगे। नहीं नहीं, हमको तो चाहिए ये डिफरेंस का सर्टिफिकेट। हम कहे सर ये तो ठीक नहीं होगा, ये उचित नहीं होगा। तो कहेंगे आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट बोले हैं तो आप उनकी बात नहीं मानेंगे क्या? हम
कैसे जरूर मानेंगे, लेकिन हमारा काम है कि आप सुपरिटेंडेंट हमारे हैं, आपको सजेस्ट कर दें कि आप कृपया यह ना लें। हो सकता है सर कि आप फंस जाएंगे तो परेशानी होगी, परेशानी तो मुझे भी होगी अगर मैं दस्तखत करूंगा तो, लेकिन मैं तो काउंटर साइन कराऊंगा डॉक्टर इसके जैन से, इसलिए मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वो लिए सर्टिफिकेट दे दिया गया उनको, बना करके वो दे दिए, वो गए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे देने के लिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इनकम टैक्स अफसर थे, वो बेचारे 2 साल मेडिकल में पढ़ के छोड़ करके फिर उसको कंप्लीट किए थे, वही ही वॉज द इनकम टैक्स ऑफिसर। तो उनको कहें कि डॉक्टर बैठे चाहे ऊपर क्या बात है, तो उन्होंने अपना सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया कि भाई आप देख लीजिए। तो वो बोले कि सर डॉक्टर साहब आप क्या है यहाँ पर, किस पोस्ट पर है? तो मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ। गुड, तो आपके साथ तो ड्राइवर आया होगा? तो नहीं नहीं, मैं खुद गाड़ी चला के आया। अच्छा, आप हमको अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाएं। उनको ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने के लिए बोला गया, देखे ड्राइविंग लाइसेंस, गुड, तो आप ही का है ना? कहाँ? तो या तो आपका ये ड्राइविंग लाइसेंस सही है या तो आपका ये सर्टिफिकेट सही है, दोनों में तो एक ही सही हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता है। इफ यू आर हार्ड ऑफ हियरिंग यू कैनॉट ड्राइव, यू कैनॉट गेट द ड्राइविंग लाइसेंस। वो बेचारे बहुत शांत हो गए, कहेंगे देखिए डॉक्टर साहब बहुत कष्ट में आप पड़ जाएंगे, अगर गलत सर्टिफिकेट आप प्रोड्यूस करेंगे तो आप बहुत कष्ट में पड़ जाएंगे। अब पता नहीं कौन डॉक्टर साहब दिए हैं, उनको क्या कष्ट होगा ये तो हम नहीं बता सकते हैं अभी डिटेल, लेकिन आप कष्ट में पड़ जाएंगे। तो वो सरेंडर किए, उसके बाद आए मेरे पास और फिर हमको बताए। तो ऐसा होता है कभी कभी लोग, चाहे वो प्रिंसिपल हो या सुपरिटेंडेंट हो, अपने पद का गरिमा को नहीं भूल जाते हैं और कुछ गलत काम करवा देते हैं। इसीलिए हम अभी भी रिक्वेस्ट करेंगे अपने छात्रों से, छात्राओं से, भैया तुम भी एक दिन बनोगी असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, सुपरिटेंडेंट, व्हाटएवर इट इज, डायरेक्टर बनोगे, कुछ भी बन सकते हो। जरा इस सब से बचना है हम लोगों को, बस यही बात कहना है। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर जीएन सिंह, बहुत अच्छा बोला आपने, सबों का मनोरंजन किया। अब मैं डॉक्टर सुशील प्रसाद चौधरी से, जो यहाँ आईएमए के प्रेसिडेंट हैं, उनसे अनुरोध करता हूँ कि अपना एक्सपीरियंस साझा करें। शुरुआत मैंने की तो सर को शायद ख्याल आया कि मैं अब सबों को आगे के कार्यक्रम की काफ़ी चिंता होगी और कुछ पेट का भी इंतजाम करना है, तो मैं समाप्त भी कर दूं, लेकिन उसके पहले 2 मिनट समय मैं आपका लूंगा। इस मंच पर मैं खड़ा हूं अभी, यह अभी हमारी सरकार की मंशा है, इसलिए हम खड़े हैं। सरकार की मंशा बदल नहीं जाए, हमें यह मंच इसी तरह से मिलता रहे आगे भी, इसके लिए मेरा एक निवेदन है। आप जहां भी हैं, हमारे एलुमनाई जहां भी हैं, वो अपनी जगह से मुख्यमंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री को मेल करें कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज की यथा स्थिति बनी रहनी चाहिए। ये 2 पंक्ति आपकी हमें काफ़ी ताकत देगी। जिस आंदोलन में हम हैं, उस आंदोलन की सफलता के लिए आपका सहयोग वांछित है। मेरा बार बार निवेदन है कि 2 मिनट समय निकालकर यह एक लाइन उनको धन्यवाद देते हुए कि सरकार ने जो निर्णय लिया है एम्स को एक नई जमीन पर ले जाने के लिए, एक बहुत अच्छा निर्णय है। जनता काफ़ी खुश है इससे, और आप अपने निर्णय को जल्द से जल्द कार्यान्वित करें। ठीक है, जितना जो भावना आप व्यक्त कर सकते हैं वो भावना व्यक्त करें। दरभंगा मेडिकल कॉलेज तरह तरह की फेजों से गुजरा। 1977 में जब मैं नामांकन लिया इस महाविद्यालय में, तो एडमिनिस्ट्रेशन हॉस्टल्स का अलॉटमेंट नहीं करता था। कॉलेज के प्राचार्य हॉस्टल का अलॉटमेंट नहीं करते थे। अगर वो कर भी दिए तो उस अलॉटमेंट का कोई अर्थ नहीं होता था। अलॉटमेंट कौन करते थे? हमारे बॉस, हमारे जो बॉस होते थे वो अलॉटमेंट करते थे। उनकी इच्छा से या तो मैं उस कमरे में हॉस्टल में रहता या नहीं रहता। समय आया उस व्यवस्था को बदलने के लिए। मैं प्रथम वर्ष का छात्र था, फिर भी उस व्यवस्था को बदलने के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी। वो व्यवस्था विद्यार्थियों के हाथों से प्रशासन के हाथ में आई। दूसरी व्यवस्था थी बिजली की। बिजली
जब बिजली, अगर पढ़ाई के समय में बिजली कभी मिल जाए तो हम बहुत सौभाग्यशाली समझते थे अपने को। हमारे शिक्षक एनाटॉमी के प्रोफेसर डॉक्टर KNP सिन्हा, इनका आशीर्वाद हम लोगों पर था और इनके गाइडेंस में हम लोगों ने आंदोलन चलाया। मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए इमरजेंसी बिजली नहीं थी, हॉस्टल में रहते थे, पानी का पंप चलाने के लिए, टंकी भरने के लिए इमरजेंसी बिजली की व्यवस्था नहीं थी। सर का सहयोग था, एक ब्रिगेडियर हुआ करते थे चेयरमैन, और उस समय हम लोग आंदोलन चलाए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के छात्रों के रूप में, और वो आंदोलन से मेडिकल कर्पूरी चौराहा पर पहला इमरजेंसी का ट्रांसफार्मर विद्यार्थियों के उपयोग को बिजली देने के लिए स्थापित हुआ था। और हमारे प्रोफेसर डॉक्टर KNP सिन्हा, मुझे याद है, इन द मीन टाइम जब बिजली कटती थी तो आज की तरह ये क्रांतिकारी संचार तंत्र का युग नहीं था, और उस समय में अगर लैंडलाइन होती थी तो वो बहुत बड़ा आदमी जाना जाता था जिसके पास एक लैंडलाइन का टेलीफोन हुआ करता था। तो सर के पास एक उपलब्ध होता था टेलीफोन, इनकी मदद से, और एक तालिका आती थी बिजली विभाग को। इस बात के लिए हम लोग मना पाए या दबाव दे पाए कि जब बिजली कटे तो सूचना आए कि किस समय से किस समय तक बिजली नहीं रहेगी, या उसका विपरीत कि किस समय से किस समय तक बिजली रहेगी। इसलिए विद्यार्थी हैं या जो कुछ भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। हम लोगों ने आज व्याख्यान में डॉक्टर AK गुप्ता हमारे शिक्षक का भाषण सुना, तो यहाँ प्रस्तुति थी कंसंट्रेशन, डिटर्मिनेशन। अगर आपने सोच लिया है कि मैं कोई काम करूंगा तो वह निश्चित होगा, अगर उसके लिए डेडिकेशन हो। कालांतर में मेरे जो भी विचार थे उन विचारों को प्रखरता दी। ठीक है, समय के अनुसार जब ज़्यादा समय तेजी से बढ़ा, हमारी दिशाएं अलग हुई, लेकिन हमारे मेंटर के रूप में आपने अभी सुना डॉक्टर धनाकर ठाकुर, इनका सानिध्य रहा, और मेरे अभिभावक के रूप में ये मेरे साथ रहे। इस संगठन को, जिस संगठन का नाम नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने लिया, उसकी स्थापना दरभंगा मेडिकल कॉलेज की धरती पर हुई। मैं वो पहला बैच का विद्यार्थी हूँ। 1977। सर स्टॉप ही है सर, 2 पंक्ति में खत्म, 2 मिनट में खत्म हो रहा है सर, 2 मिनट। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के अस्तित्व की बात है। 2 मिनट। हाँ, मैं जानता हूँ, और लड़ाई लड़ने के लिए क्या करना पड़ा है मुझे मैं जानता हूँ, और किस तरह मैं हाथ बढ़ाया, IMA वालों ने हाथ बढ़ाया, और हम लोग मिल करके इस लड़ाई लड़े। और लड़ने के लिए हम यहाँ जितने शिक्षक हैं, पदाधिकारी हैं, सबों से हाथ जोड़ के अनुरोध किया। कुछ लोग कुछ कह करके अलग हो गए, कुछ लोग, मगर हम धन्यवाद देते हैं, पीछे से सबका सपोर्ट रहा होगा। छात्रों से हम लोगों ने अनुरोध किया स्ट्रगल के लिए कि भाई तुम लोग स्ट्रगल करो, तुम लोगों का अस्तित्व पर खतरा है, मगर किसी ने कुछ नहीं किया। मैं ये डंके की चोट से कहता हूँ, हम लोग जोर से, ये लोग रिहेबिलिटेशन की बात कर रहे थे, मैं कहता था कि 25 एकड़ और 27 एकड़ में रिहेबिलिटेशन क्या होगा। हम लोग जगह की बात करें, हमको ज्यादा रकबा चाहिए। हमको यही लेकर के हम लोग 14 दिसंबर 2021 में मुख्यमंत्री जी से मिला, और मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं आप लोगों को 50 एकड़ और जमीन देता हूँ, 77 एकड़ जमीन में एकोमोडेशन हो जाएगा, रिहेबिलिटेशन। हम लोग बहुत खुश थे, मगर देखिए समय की बात है, समय कैसा परिवर्तन उलट फेर होता है। ऐसा हुआ कि हम लोगों को ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि ये स्थानीय परिवर्तन होने की बात हो रही है, और उम्मीद है कि ये हम लोगों का सारा कैंपस बचेगा। और मैं IMA प्रेसिडेंट और IMA को धन्यवाद देता हूं, जिन लोगों ने हाथ में हाथ मिला करके अलुमनाई एसोसिएशन, अलुमनाई लोगों के साथ, हाँ, गला में गला और हाथ में हाथ मिला करके लड़ाई लड़े। हम लोग दर दर जनप्रतिनिधियों से मिलते रहे, 10 और 5 की संख्या में। जब मीटिंग करते थे तो 5 आदमी आते थे यहाँ, और ये बात है। मगर हमको विश्वास था हम लोग लड़ेंगे तो कुछ जरूर मिलेगा, और लड़ना चाहिए। और बस हो गई बात। अब सुशील बाबू खत्म कीजिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। भोजन चालू है, आप सभी भोजन में आमंत्रित हैं और सबों से निवेदन है कि 3 बजे से पूर्व इस स्थान पर फिर से फॉर्मल इनॉग्रेशन सेशन के लिए जरूर उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। डीएमसीएच जिंदाबाद, अमर रहे डीएमसीएच।